ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वी आर गोइंग टू कवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ टॉपिक दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई एज वेल, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप यकीनन कुछ डिफरेंट सीखेंगे इंशाल्लाह। और मतलब जो ओ लेवल्स जिसकी ट्रिग्नोमेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओ लेवल्स या आईजीसीएसई में स्ट्रांग होती है उसको इतना मसला नहीं होता इंशाल्लाह, दे कैन मैनेज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें 2020 के बाद से इक्वेशन ऑफ सर्कल भी ऐड हुआ है, लेकिन हम उसको अलग अलग कवर करते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सक्लूडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल कवर करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज वगैरह उसके सवाल जो प्योरली बगैर इक्वेशन ऑफ सर्कल के आए हुए हैं वो। उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल वाले सवाल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो हमें पता है कि जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करते हैं तो देयर इज अ एक्स वाई प्लेन, राइट? देयर इज एन एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन होता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो अब कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन which is called the y axis and a horizontal line which is called the x axis। तो हमारे पास दो लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस कहलाती है और एक वाई एक्सिस कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। और जहां मिलते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस, वी नो दैट दे आर परपेंडिकुलर, दे मेक 90 डिग्री एंगल एंड दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट जीरो। और ये जो जीरो होता है ये बेसिकली 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। The two-dimensional plane is called the Cartesian plane or the coordinate plane, and the axes are called the coordinate axis or x-axis and y-axis। अलग से कहते हैं तो x axis y axis कहते हैं, बट अगर प्लूरल है कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है प्लूरल की फॉर्म में, तो AXIS का जो प्लूरल है वो AXES है, राइट? सो कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, अब मिसाल लेते हैं कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं आईजीसीएसई में भी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमें लेंथ निकालनी है। अगर लेट सपोज हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है या बाज़ औक़ात कहता है लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ अ लाइन। तो लेंथ ऑफ अ लाइन निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करते हैं। लेंथ ऑफ अ लाइन निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को जहन में रखने के लिए ना आप एक लफ्ज डिफरेंस का जहन में रखें। डिस्टेंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, ये डिफरेंस का वर्ड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ बच्चे फॉर्मूला में भी गड़बड़ करते हैं। हर कोई नहीं करता, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना जिन्होंने फॉर्मूलाज रटे हुए होते हैं, समझे समझे हुए नहीं होते, तो उनको मसला होता है। अब वो क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला में जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देते हैं और जहाँ प्लस है ना वहाँ माइनस कर देते हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअल मसला होता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये मसले होते हैं कि जहाँ प्लस लेना चाहिए वहाँ माइनस ले लेते हैं और जहाँ माइनस लेना चाहिए वहाँ प्लस ले लेते हैं। अब सोचें, अगर किसी के जहन में होगा कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन, this means you have to find, or we have to find the distance between 2 points. This means you have to basically find the difference between the 2 points. So for difference, you will find the difference of the x coordinates and square it. Then you will find the difference of the y coordinates and square it. x coordinates का difference लेते हैं उसको भी square किया जाता है, y coordinates का difference लेते हैं उसको भी square किया जाता है। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्क्वायर हुआ, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस स्क्वायर हुआ, फिर दोनों डिफरेंसेस ऐड हुए, कंबाइन हुए। और क्योंकि ये स्क्वायर डिफरेंसेस थे लिहाजा इस पे इसको स्क्वायर से हटाने के लिए रूट रूट लगा लिया। सवाल ये पैदा होता है, जब स्क्वायर का जब रूट ही लेना था तो स्क्वायर क्यों किया? इसलिए बेटा कि अगर कभी डिफरेंस नेगेटिव भी आए तो स्क्वायर होने की वजह से वो डिफरेंस पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से भी डिफरेंस स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो गया, यहाँ से भी डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव डिफरेंसेस कंबाइन कर लिए गए और एंड में रूट ले लिया गया जिससे डिस्टेंस आ गई। तो ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है, बस याद ये रखना है कि डिफरेंस निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स का भी डिफरेंस लेते हैं, वाई का भी। एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं मतलब x2 माइनस x1, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर किया जाता है। फिर y2 माइनस y1, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर किया जाता है। ये जो है फिर उसके बाद एग्रीगेट करके ऐड किए जाते हैं और एंड में इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाता है। सही है, तो ये आपका फॉर्मूला आपके जहन में शायद होगा भी, मैंने इसको और अच्छी तरीके से आपके सामने बयान कर दिया ताकि आप साइन के अंदर ब्लंडर ना करें। आपको ये पता हो कि कब कौन सा साइन कहाँ लेना है, मतलब कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आएगा यहाँ भी माइनस आएगा बीच में प्लस आएगा। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी एंड क्यू। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, स्लोप। तो अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है या स्लोप निकालना है
तो इसका फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। शॉर्टकट ध्यान में बिठाने के लिए अक्सर बच्चे यहाँ भी यही गलती करते हैं कि x2 माइनस x1 ऊपर ले लेते हैं, y2 माइनस y1 नीचे ले लेते हैं। जबकि हमेशा याद रखें, जब किसी लाइन का मुझे ग्रेडियंट निकालना है तो इट इज राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का मतलब वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज यहाँ बना के, अब देखें ये जो है, ये राइज ओवर रन वाली कहानी। यहाँ अगर मैं 90 डिग्री बना लेता हूँ तो ये मेरा राइज है, मतलब राइज का मतलब होता है चेंज इन वाई। राइज, राइज रनिंग हॉरिजॉन्टली होती है, रनिंग रनिंग हॉरिजॉन्टली होती है और राइजिंग वर्टिकली होती है। तो राइज ओवर रन, इससे आपको ध्यान में रहेगा कि चेंज इन वाई ऊपर आना है और चेंज इन एक्स नीचे आना है। तो राइज ओवर रन विच मीन्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई का मतलब डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1, और चेंज इन एक्स का मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब x2 माइनस x1। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखें, कुछ बच्चे ये करते हैं कि जैसे y1 माइनस y2 कर देते हैं, माइनस तो करते हैं लेकिन y1 माइनस y2 करते हैं, मतलब पहले p का y लेते हैं फिर q का y लेते हैं। तो कोई मसला नहीं, फिर नीचे भी ऐसे ही करें, x1 माइनस x2 करें। लेकिन अगर कोई बच्चा ऊपर y1 माइनस y2 करता है लेकिन नीचे x2 माइनस x1 करता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब y कोऑर्डिनेट्स में पहले p का y कोऑर्डिनेट लिया जा रहा है फिर q का लिया जा रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट में पहले q का लिया जा रहा है फिर p का लिया जा रहा है, ये गलत है। अगर पहले p का y कोऑर्डिनेट लिया गया है ऊपर न्यूमरेटर में, तो फिर नीचे भी पहले p का ही x कोऑर्डिनेट आएगा, बस ये याद रख लें। y2 माइनस y1 है तो x2 माइनस x1 होगा, x1 माइनस x2 नहीं हो सकता। सही है, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ था। फिर मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, आपको पता है एक लाइन बनी हुई है, उसका बीचों बीच आपको एक पॉइंट निकालना है। लाइन के बीच में जो पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट कहा जाता है। मिड पॉइंट, लाइन के बीच में जो पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट कहा जाता है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, याद रखें हमेशा मिडल वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है एवरेज निकालते हैं आप। तो यहाँ आपको जहन में होना चाहिए कि मिड पॉइंट है, बीच में जब पहुंचना होता है तो दिस इज द एवरेज। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस एक्स का और कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेने के लिए दोनों x को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, और दोनों y का एवरेज निकालने के लिए दोनों y को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस के लिए डिफरेंस का लफ्ज जहन में रखेंगे, ग्रेडियंट के लिए राइज ओवर रन जहन में रखेंगे, मिड पॉइंट के लिए एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का ध्यान में रखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर आपको पढ़ाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है तो अक्सर बच्चे जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं। मैंने कहा भाई जैसे मैं कहूंगा स्ट्रेट लाइन तो बच्चे कहेंगे जी सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हर लाइन का इक्वेशन, हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं होता। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। पहली टाइप ऑफ लाइन है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब ये y है, ये x है, अब ये वर्टिकल लाइन बनाई आपने, तो एवरी वर्टिकल लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। नहीं नहीं, सवाल में मिड पॉइंट ही पूछेंगे, एवरेज का लफ्ज नहीं पूछते। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी एन क्यू ही पूछेंगे, सही है, एवरेज का लफ्ज नहीं कहते हम, वो तो जहन में बिठाने के लिए मैंने लफ्ज एवरेज बिठाया है। अच्छा, अब हम बात लाइन की कर रहे थे कि अगर एक वर्टिकल लाइन है, सही है अब्दुलरहमान, बात समझ आ गई ना, मिड पॉइंट का लफ्ज इस्तेमाल होगा। जी अच्छा अब हाँ। एक, जी, अच्छा अब अगर वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन का इक्वेशन हमेशा एक्स की फॉर्म में होता है। जैसे वर्टिकल लाइन x2 से गुजर रही है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 2। वर्टिकल लाइन अगर x2 से गुजर रही है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 2। अच्छा, वाई एक्सिस भी तो एक वर्टिकल लाइन है, उसका इक्वेशन क्या है? तो हमें ये बचपन से सिखाया गया है, पहले भी जब पढ़ा होगा कि वाई एक्सिस पे x0 होता है। हमने भी क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, वाई इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट का मतलब x0। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए x0, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y0। वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0।
तो हर वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, यहाँ तक कि वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू के फॉर्म में होता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 है, किसी और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 2 या एक्स इक्वल टू 4 या एक्स इक्वल टू -1। तो इसका मतलब वर्टिकल, हर वर्टिकल लाइन की जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की एक्स इक्वल टू के। वजह, अगर एक वर्टिकल लाइन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वर्टिकल लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है, जो चीज बदलती है वो क्या है, वो वाई कोऑर्डिनेट है। जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी से उसकी इक्वेशन बन जाती है एक्स इक्वल टू के। जैसे वर्टिकल लाइन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो के है, तो उसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू के हो गया, खत्म, यही लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में एनी लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन है वाई इक्वल टू 0, बस सॉरी, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन को का इक्वेशन वाई इक्वल टू के फॉर्म में होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, लिहाजा एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0। अब कोई और लाइन बनाई जाए जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो तो वो वाई इक्वल टू 2 हो गई। अगर वो ओरिजिन से नीचे बनाई जा रही है तो वाई इक्वल टू -1 हो गई, मिसाल है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेने उसका इक्वेशन वाई इक्वल टू के फॉर्म में होता है। एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन हैज द इक्वेशन, हैज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू के। अच्छा, फिर वर्टिकल लाइन देखें, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में नहीं है बल्कि एक्स इक्वल टू के फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल लाइन वाई इक्वल टू के फॉर्म में। लेकिन जो अच्छा, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन हैज द ग्रेडियंट ऑफ 0, ये भी पता होना चाहिए। हर हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, और हर वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, या अक्सर इसको 1/0 भी कह रहे होते हैं। इन्फिनिटी को हम 1/0 से डिनोट करते हैं क्योंकि 1/0 भी नहीं निकल सकता, और इसीलिए उसको हम कहते हैं इट कैन नॉट बी डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है या हम कहें इनफाइनाइट होता है, और एक्स एक्सिस का या किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है, वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है। सही है, ये सारी बातें ओ लेवल्स की चल रही हैं। अच्छा, अब जो ऑब्लिक, जो स्लांटिंग लाइंस हैं, जो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, इस तरह की लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन या अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, ये लाइंस कहलाती हैं ऑब्लिक या स्लांटिंग लाइंस। ऑब्लिक लाइंस भी कहते हैं इसको, या स्लांटिंग लाइंस भी कहते हैं। इन लाइंस की जनरल फॉर्म वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। लेकिन कुछ इक्वेशंस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में हो। कभी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है। कभी कभार आप देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में होता है। कभी कभार आप देखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी वाई प्लस सी फॉर्म में होता है। तो अलग अलग फॉर्म्स में इक्वेशन हो सकता है। ये तो मैंने खाली दो जनरल फॉर्म्स लिखी है, बाकी हर वो इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हैं वो स्लांटिंग लाइन। सिर्फ एक्स की इन्वॉल्वमेंट है, एक्स इक्वल टू के, तो वर्टिकल लाइन। सिर्फ वाई की इन्वॉल्वमेंट है, वाई इक्वल टू के, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर एक्स और वाई दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब वो स्लांटिंग या ऑब्लिक लाइन। अच्छा, ओ लेवल्स में जब हम पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला, तो हम पढ़ते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हमें बताया जाता था कि जब लाइन बनती है, जब हम लाइन बनाते हैं, तो ये जो लाइन जहां से वाई एक्सिस को कट करती है उसको कहते हैं सी। उस लाइन का ग्रेडियंट होता है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। तो लाइन का जो ग्रेडियंट है वो एम हो गया, और जहां लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट कहलाता है सी। तो अगर मुझे कभी भी इक्वेशन ऑफ अ स्लांटिंग लाइन निकालनी होती तो मुझे मिनिमम डाटा क्या चाहिए होता था? मिनिमम डाटा होता था ईदर आई नीड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, या तो मुझे लाइन पे मौजूद 2 पॉइंट्स चाहिए होते थे, या फिर मुझे चाहिए होता था 1 पॉइंट एंड अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एंड 1 पॉइंट। या तो कोई मुझे 2 पॉइंट्स दे दे ताकि पहले 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करके ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाऊं और ग्रेडियंट निकाल लूं, यानी कि एम निकाल लूं। और जब एम आ जाता था तो फिर कोई एक कोऑर्डिनेट रखते थे एक्स और वाई, और साथ एम भी रखते थे, तो सी आ जाता था। अच्छा, सी आने के बाद फिर वापस इक्वेशन में एम और सी दोनों रखते थे, तो फिर इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एक्स हमारा इक्वेशन आता था। ये फॉर्मूला हम ओ लेवल्स आईजीसीएसई में देखा करते थे। अब एक और फॉर्मूला है जो आई एम नॉट श्योर आपने सीखा है या नहीं सीखा।
बट अब ये चीज आप सीख लेंगे। वो क्या है फॉर्मूला भाई? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपको इक्वेशन अगर आपको इक्वेशन ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढ इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट, इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो एक फॉर्मूला तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जिसके मुताबिक पहले आप 2 पॉइंट से m निकालते हैं, फिर कोई एक पॉइंट और ग्रेडियंट रख के c निकालते हैं, फिर जब c आ जाता है तो उसको वापस इक्वेशन में रख के आपका इक्वेशन मुकम्मल होता है। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा बेहतर है, इसको अब से आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मैंने डबल टिक लगा के रिकमेंड भी किया हुआ है, क्योंकि मार्किंग स्कीम के मुताबिक अगर कोई बच्चा y को एम एक्स प्लस सी लगाता है, उसको गलती हो जाती है उसकी, तो जब तक कि उसका सही आंसर नहीं आता उसको मार्क्स नहीं मिल पा रहे होते। लेकिन जब बच्चा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन फॉर्म में करता है तो उसको मार्क्स मेथड वगैरह के जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा, इसका फायदा भी है, ये काम भी क्विक करता है। ये फॉर्मूला कहता है कि पहले ग्रेडियंट निकालो, जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मूला ग्रेडियंट मांगता है ना, नीचे वाला फॉर्मूला भी ग्रेडियंट मांगता है। देखा जाए तो ये वही चीज है। वाई ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन। तो ये देखें, अगर मैं एक्स इसको नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये चीज वहां चली गई, इज इक्वल टू एम। एक ही बात है, वहां वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है, या वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन है। तो ग्रेडियंट के फॉर्मूला से ये हुआ कि जब मैंने इस एक्स टू को जो है एक्स कह दिया, इस वाई टू को वाई कह दिया, और फिर ये एक्स माइनस एक्स वन को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन इक्वल वाई माइनस वाई वन हो गया, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा, इसका फायदा ये है कि जैसे ऊपर आप ग्रेडियंट निकालते थे, फिर एक पॉइंट रखते थे तो सी आता था, फिर उसके बाद वापस सी रखना पड़ता था तो इक्वेशन आता था। बट यहाँ पर क्या फायदा है, जैसे ग्रेडियंट फाइंड किया, ग्रेडियंट रख दिया, और एक्स वन और वाई वन की जगह आपने किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख देने। जैसे ही रखेंगे आप, बस आपके पास इक्वेशन आ गया। अब जिस फॉर्म में आया उसी फॉर्म में भी अगर छोड़ दें, अगर खामोशी एग्जामिनर की तरफ से, तो उसी फॉर्म में भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर तो एग्जामिनर की तरफ से खामोशी है तो उस फॉर्म में छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए वन कॉमा टू एंड बी फाइव कॉमा टेन। अब यहाँ देखें, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है, 10 - 2 अपॉन 5 - 1, x2 - x1 अपॉन x2 - x, सॉरी y2 - y1 अपॉन x2 - x। तो 8/4 हो गया, जो कि ग्रेडियंट आ गया 2। अच्छा, अब इस ऊपर वाले फॉर्मूला के मुताबिक ग्रेडियंट रखते, पॉइंट रखते तो सी आता, फिर सी वापस रखते तो इक्वेशन आता। सेकंड फॉर्मूला कहता है भाई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बस ग्रेडियंट रखो, x1 y1 की जगह कोई एक पॉइंट रख लो। अच्छा, अब आप चाहें तो 1,2 ले लें, आप चाहें तो 5,10 ले लें, कोई भी ले सकते। मैंने 1,2 ले लिया। 1,2 में वन जो है एक्स की जगह पे आ गया, x1 की जगह पे आ गया। एक्स माइनस एक्स वन था तो ये m जो है m की जगह पे 2 आ गया, x1 की जगह पे 1 आ गया। तो x माइनस एक्स वन यानी कि x-1, और लेफ्ट पे आ रहा है y-2। तो यहाँ y है और y1 जो है वो 2 है, तो y-2। तो y-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-1। अच्छा, अगर एग्जामिनर खामोश है, मतलब एग्जामिनर ने किसी पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर देने का नहीं कहा, तो अगर आप इतना भी छोड़ेंगे तो मार्क आपको पूरे मिल जाएंगे, 2 नंबर है, 2 नंबर मिल जाएंगे। बट रिकमेंडेड तो नहीं होता, वाई को सब्जेक्ट बनाना बेहतर होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे एमएस के अंदर, तो जहां उसने किसी फॉर्म में नहीं मांगा ना, तो अगर कोई इस रॉ फॉर्म में भी दे रहा है तो वो मार्क्स दे देता है, क्योंकि इक्वेशन तो आ गया। बट अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्म में मांगा जाए, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में मांगा जाए, या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में मांगा जाए, तो फिर जिस फॉर्म में मांगा जा रहा है उसी में देना होगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप। तो यहां से हमने ये किया कि भाई 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स और -1 से, तो 2x-2 हो गया। ये -2 वहां जाके प्लस हो गया, तो 2x-2 + 2 -2 + 2 कट गए, y = 2x इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से क्या हुआ, बस आपने पॉइंट और ग्रेडियंट रखा और डायरेक्ट आपका इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा क्विक प्रोसेस है और मार्क्स भी जल्दी मिलते हैं लिहाजा, और ऊपर छोड़ने पे भी मार्क्स मिल जाते हैं, तो फिर तो और आसानी हो गई। जबकि ऊपर तो सी निकालेंगे, वापस सी डालेंगे तो जाके मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो इस वाली फॉर्म के मुताबिक मार्क्स जल्दी मिलते हैं। तो ये आपका इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। शायद आपने आईजीसीएस में पढ़ाओ, शायद ना पढ़ाओ, यूजुअली ओ लेवल्स में नहीं पढ़ाया जाता, आईजीसीएस में भी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पर ये पढ़ा दिया मैंने आपको, सही है। तो यहाँ पर
इस पेज के अंदर कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक सी थी, फिर भी बता दें सब कुछ, सबको सब कुछ क्लियर है। कुछ नोट करना है, जो नहीं किया वो कर लें तो, और एक्नॉलेज कर दें क्लियर एंड डन, तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सर, जी। सर मुझे याद नहीं आता कि वाई एम एक्स प्लस सी आपने बोला, जब सी वाई को जब क्रॉस करते हैं तो जब हम उसको सी निकालते हैं, तो कहीं जब लाइन अगर एक्स एक्स की जो लाइन है वो क्रॉस करती है तो वो भी सी कहलाता है। नहीं मुझे नहीं नहीं, याद नहीं है। लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, फाइंडिंग द इंटरसेप्ट्स। अगर कभी आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इक्वेशन में y को 0 डालते हैं, तो आपको एक्स इंटरसेप्ट पता चलता है। और जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इक्वेशन में x को 0 डालते हैं, तो आपको मतलब हाँ, तो आपको y इंटरसेप्ट पता चल जाता है। अब जो प्लस सी जो होता है ना इक्वेशन के अंदर, ये जो चीज होती है, मतलब आपकी इक्वेशन लेट सपोज y को 2x+3 है, y को mx+c फॉर्म में, सही है। तो ग्रेडियंट आपकी लाइन का 2 है और y इंटरसेप्ट आपकी लाइन का 3 है। इसका मतलब लाइन जो है y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, x एक्सिस को वो कहाँ कट कर रही है इससे कोई कंसर्न नहीं। एक्स एक्सिस को अच्छा। नेगेटिव साइड पे भी कर सकती है, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे भी कर सकती है यहाँ पर, लेकिन y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, तो ये y इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट नहीं होता। ठीक है। सही है। अच्छा जी, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर हमें पैरेलल लाइंस के बारे में बताया जाता है, भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो हम जानते हैं पैरेलल लाइंस कैन बी डिफाइंड एज टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर इंटरसेक्ट। दो लाइंस पैरेलल है मतलब कभी भी वो मिलेंगी नहीं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों का आपस में ग्रेडियंट सेम होता है। जो पहली लाइन का ग्रेडियंट है और जो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट है वो क्या होगा, सेम होगा। बस ये आपके जहन में होना चाहिए। तो अगर कभी एग्जामिनर रेफरेंस दे कि टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप समझ जाएंगे कि उनका ग्रेडियंट सेम है। अब सवाल ओ लेवल्स में आया भी करता था, ओ लेवल्स आईजीसीएसई में इस तरह से पूछा जाता था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 3,5 एंड इज पैरेलल टू 3y - 4x इक्वल्स टू 8। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालो जो गुजर तो 3,5 से रही है लेकिन पैरेलल है किसी और लाइन से। तो एक किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उस लाइन पे मौजूद एक पॉइंट चाहिए होता है, उसका ग्रेडियंट चाहिए होता है। अब मुझे जिस लाइन का इक्वेशन निकालने को कहा गया है उस पे मौजूद पॉइंट तो है, बट उस लाइन का ग्रेडियंट नहीं है। नहीं है तो फिर रेफर कर दिया उसने कि भाई ये जो लाइन जिसका इक्वेशन मैं ढूंढना चाहता हूँ वो लाइन एक किसी और लाइन से पैरेलल है जिसका इक्वेशन 3y - 4x इक्वल्स टू 8 है। तो यहां से अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, अच्छा अब जिस लाइन का इक्वेशन 3y - 4x इक्वल्स टू 8 है उस लाइन से मुझे निकालना है ग्रेडियंट। तो ये आपने सीखा होगा पहले भी कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन y को mx+c फॉर्म में कर दिया जाए, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वही उस लाइन का ग्रेडियंट होता है, m इज द ग्रेडियंट। तो किसी भी लाइन का से ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं और उस लाइन का अगर इक्वेशन मौजूद है, तो या तो उस लाइन पे x की वैल्यूज डाल के दो पॉइंट निकाले, x की दो वैल्यूज डाल के दो पॉइंट्स निकाले जाए, फिर उसका ग्रेड उसके थ्रू ग्रेडियंट निकाला जाए, जो कि ऑफ कोर्स काफी लंबा होता है। सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर लाइन का इक्वेशन मौजूद है तो उसको y को mx+c फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए और जो x का कोएफिशिएंट होगा वही मेरा ग्रेडियंट होगा। लिहाजा यहाँ पर जो है अगर मैं इसको इसमें से y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो -4x वहां चला गया, 4x+8, 3y = 4x+8। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 3 को डिवाइड किया तो y = 4/3x + 8/3। अब ये जो दूसरी लाइन है इसका y इंटरसेप्ट तो 8/3 है, बट इसका y इंटरसेप्ट मेरे किसी काम का नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीडेड। ये जो सेकंड लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है, इसका मुझे ग्रेडियंट चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये लाइन जो है मेरी वाली लाइन से पैरेलल है जिसका इक्वेशन मुझे ढूंढना है, जिसका मुझे इक्वेशन फाइंड करना है वो इस वाली लाइन से पैरेलल है, उसका मतलब उसका भी ग्रेडियंट 4/3 होगा। तो मुझे लाइन पे मौजूद पॉइंट पता था बट लाइन का ग्रेडियंट नहीं पता था, तो लाइन के ग्रेडियंट के लिए उसने किसी और लाइन को रेफर किया जिसको मैंने y = mx+c फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्रेडियंट निकाल लिया। अब ये ग्रेडियंट मेरे पास आ गया है, पॉइंट मेरे पास 3,5 है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा y - y1 = m(x - x1), जो अभी मैंने आपको सिखाया। तो x1 की जगह आ गया 3, y1 की जगह आ गया 5, ग्रेडियंट की जगह आ गया 4/3। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर स्पेसिफाइड कोई फॉर्म नहीं है तो इस फॉर्म में भी वो आंसर एक्सेप्ट कर रहा होता है, बट रिकमेंडेड नहीं है। हम यही कहते हैं कि भाई
आपने किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही देना चाहिए। तो यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 3y-15, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 4x-12 एक तरफ लेकर आ गए, बल्कि -15 को वहां भेज दिया, तो 3y = 4x+3। इसको y को m+c फॉर्म में भी करना चाहते तो कर सकते थे, किसी और फॉर्म में छोड़ना चाहे तो भी छोड़ सकते थे, क्योंकि फॉर्म में करने के मार्क्स नहीं थे बल्कि आंसर लाने के मार्क्स थे, इसीलिए मैंने कहा कि ये आंसर भी छोड़ देते और कुछ ना लिखा होता और ये आंसर छोड़ देते तो भी आपके मार्क्स पूरे थे। ये आपका पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल हो गया, वैसा ही जैसे आपने ओ लेवल IGCSE में पढ़ा। इसको भी कॉपी करके एक्नॉलेज कर दें। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, फिर अगली चीज हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। तो टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको सिखाया गया होगा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर दिस मींस दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो राइट एंगल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल में बताया जाता है ग्रेडियंट्स आर इक्वल। यहाँ बताया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट इज -1। दोनों लाइंस हैं, दोनों लाइंस का जो ग्रेडियंट होगा उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो perpendicular lines are defined as two lines that meet or intersect each other at right angles. If two lines are perpendicular, the product of the gradient is -1। मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट, उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा, उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब अगर एक ग्रेडियंट आपका 4/3 है तो दूसरा ग्रेडियंट आपका -3/4 होगा। इफ वन ऑफ द ग्रेडियंट इज 4/3 द अदर ग्रेडियंट वुड बी -3/4। इसका तरीका ये होता है कि देखिए, अगर आपने 4/3 एक ग्रेडियंट रख दिया, दूसरा ग्रेडियंट आपका x है या m2 ही रहने देते हैं, m1 की जगह लेट सपोज आपने 4/3 रख दिया, ग्रेडियंट 2 निकालना है, तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 वहां जाके -3 हो गया, 4 नीचे आके 4 हो गया। तो आपका जो ग्रेडियंट आ गया है ग्रेडियंट 2 दैट इज -3/4। तो इसका शॉर्टकट बताया जाता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। अच्छा, एक लफ्ज होता है रेसिप्रोकल, x/y का रेसिप्रोकल होता है y/x, कि फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो स्वैप हो जाते हैं। और नेगेटिव रेसिप्रोकल में ना ना सिर्फ स्वैपिंग होती है बट द साइंस आल्सो गेट्स चेंज्ड। मींस 4/3 गेट्स कन्वर्टेड टू 3/4, एंड साथ साथ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइंस चेंज होंगी। इट्स नॉट जस्ट अ रेसिप्रोकल, इट्स अ नेगेटिव रेसिप्रोकल। दोनों चीजें मैटर करती हैं, रेसिप्रोकल का लफ्ज भी मैटर करता है और नेगेटिव पॉजिटिव भी मैटर, नेगेटिव भी मैटर करता है। तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के स्वैप होंगे, नेगेटिव का मतलब साइन चेंज होगी। तो अगर मुझे कोई कहता है भाई मेरा एक ग्रेडियंट -3/2 है, तो दूसरा ग्रेडियंट क्या होगा भाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल के रूल के तहत। जी जनाब, पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड। 2/3, 2/3 माइनस का प्लस हो जाएगा और 3/2 का 2/3 हो जाएगा। हाँ, सिर्फ -3 होगा, सिर्फ -3 होगा तो -3/1, जिसका रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सही है। तो -3/2 है तो ये फिर 2/3 हो जाएगा। स्वैपिंग भी होगी, साइन चेंज भी होगी। सही है, तो ये लफ्ज नेगेटिव रेसिप्रोकल जहन में रखें। अब सवाल कैसे आता है देख लेते हैं। द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू 1,6।
and is perpendicular to the line 2y plus 5x equals to 3। अब एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसपे मौजूद पॉइंट तो है बट उस लाइन का ग्रेडियंट नहीं है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे रेफर कर दिया गया कि वो लाइन जिसका इक्वेशन मुझे चाहिए वो किसी एक और लाइन से परपेंडिकुलर है। अब वो जिस लाइन से परपेंडिकुलर है अगर उसको y को mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका ग्रेडियंट आ जाएगा, जैसे ऊपर पैरेलल के लिए किया था। तो 2y प्लस 5x इक्वल टू 3 को y को mx प्लस सी फॉर्म में किया तो x का कोएफिशिएंट जो m आया दैट इज -5/2। तो इस लाइन का ग्रेडियंट -5/2 है और मुझे जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, लेकिन लिहाजा उसका ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो -5/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल बन गया 2/5। तो if gradient 1 is -5/2, gradient 2 will be 2/5, negative reciprocal, sign भी change और swapping भी। Now we have the gradient, now we have the coordinates of the point 1, 6, we can easily find the equation y minus y1 is equals to mx minus x1। y1 की जगह आ गया 6, x1 की जगह पे आ गया 1, gradient की जगह पे आ गया 2/5। तो y minus y1 is equals to mx minus x1। फिर अब किस फॉर्म में दें, खामोशी है तो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ रही होती है। तो 5 को मल्टीप्लाई किया 5y माइनस 30, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2। अब मैं क्या करता हूँ, -30 को वहां ले गया तो 2x माइनस 2 प्लस 30, -2 प्लस 30 इज प्लस 28। ये इक्वेशन हो गया 5y इक्वल्स 2x प्लस 28। ये होगा आपका, हो गया आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर गिवन लाइन। सही है। तो पैरेलल लाइन का एग्जांपल भी हो गया, परपेंडिकुलर का भी हो गया, लिख लें, समझ भी लिया, लिख भी लिया, तो एक्नॉलेज कर दें फटाफट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू, ये वाला इक्वेशन भी हो गया, एग्जांपल आप लोगों ने लिख भी लिया और समझ भी लिया। अच्छा, अब एक चीज होती है परपेंडिकुलर लाइन और एक होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें पता है ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बाइसेक्ट, और बाइसेक्टर क्या किसे कहेंगे? बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, बाइसेक्ट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइसेक्ट? Bisect means to divide a line into two equal parts। सिर्फ दो लाइनों में डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब नहीं होता बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है। मतलब एक लाइन बनाई और मैंने ये दूसरी लाइन बनाई, तो क्या ये जो लाइन मैंने बनाई है क्या ये इसको बाइसेक्ट कर रही है? नहीं, बाइसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा और दूसरी लाइन बनाऊंगा और जो उसको बीचों बीच काटेगी ताकि दोनों हिस्से सेम हो, तो अब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो perpendicular bisector is a line which is making an angle of 90 degree as well and is bisecting as well। Bisecting का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। अब आप सोचें जरा, एक लाइन है ए बी और मैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहता हूँ। दो लाइनों की जरूरत भी नहीं है, सिंगल सिंगल लाइन में बना दूंगा तो मतलब एक ही है। तो अगर एक लाइन बनाता हूँ, लाइन ए बी, और उस लाइन ए बी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना चाहता हूँ, ऐसा होता है। किसी लाइन पे मौजूद दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और मुझे कहा जाता है कि उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। तो इफ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड।
अब जरा सोचें कॉन्सेप्चुअली, स्टेप्स को सोचे बगैर भी अगर बात करें, स्टेप्स को देखे बगैर भी बात करें, अगर सोचना पड़ेगा, लेकिन देखा भी फिल वक्त अगर ना देखें, सिर्फ डायग्राम देखें बस थोड़ी देर, कि अगर आपके पास एक लाइन है ए बी, उसके बाद आपके पास ए के भी कोऑर्डिनेट से बी के भी हैं, और आपसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, तो आप समझ जाएंगे कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो ए बी को मिड पॉइंट से बाइसेक्ट भी कर रहा है, ए बी के दो इक्वल टुकड़े भी कर रही है लाइन, और साथ साथ ए बी के साथ 90 का एंगल भी बना रही है। अब आपके पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कुछ भी नहीं है, ना पॉइंट है कोई इस लाइन पर, और ना इसका ग्रेडियंट है। आपके पास जो वाहिद चीज एग्जाम में दी होगी वो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब आपने आपने क्या करना होगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए उनका ग्रेडियंट निकालना होगा, और क्योंकि जो लाइन जिसका इक्वेशन चाहिए वो इससे परपेंडिकुलर है, लिहाजा उस ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होगा। तो फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी एंड देन find its negative reciprocal to find the equation of the perpendicular bisector. तो ये आपके पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ गया। अब आपको ना सिर्फ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट चाहिए था, बट इस पे मौजूद एक पॉइंट भी तो चाहिए था। तो आपको फौरन ख्याल आया कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये ए बी को बिल्कुल बीच से काट रहा है। इसका मतलब ये लाइन ए बी के मिड पॉइंट से गुजर रही है। The perpendicular bisector of AB will be bisecting A and B, will be bisecting the line AB, which means it passes through the midpoint of line AB. तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहता हूं तो AB का इक्वेशन निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ जाएगा, और अगर मैं A और B का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास पॉइंट ऑन द लाइन आ जाएगा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो यही दो चीजें चाहिए होती हैं, लाइन का ग्रेडियंट और उस पर मौजूद एक पॉइंट। यही स्टेप्स यहाँ अल्फाजों में बयान हुए हैं। To find the equation of the perpendicular bisector of AB, following steps must be followed. First, find the gradient of line AB. AB का पहले क्या निकाला, ग्रेडियंट निकाला, and then find its negative reciprocal. और अब उस AB वाली लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लिया। Find the gradient of line AB and then find its negative reciprocal. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जब निकाला तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ गया। फिर कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। Now, using the midpoint of AB and the negative reciprocal gradient, find the equation of the perpendicular bisector. इसका मतलब हमें मिड पॉइंट चाहिए और लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। यस, जब भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लफ्ज नजर आएगा आपको हमेशा इसका मतलब है मिड पॉइंट निकालना है। बाइसेक्टर की वजह से मिड पॉइंट निकालना है, और परपेंडिकुलर की वजह से ग्रेडियंट निकालना है, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। मिड बाइसेक्टर के लिए आपने मिड पॉइंट निकालना है, और परपेंडिकुलर के लिए आपने ग्रेडियंट निकाल के उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है। अब ये चीज आप स्टेप्स फॉर्म में यहाँ देख लें, क्लियर हो जाएगी। The point A is 1,4 and the point B is 3,12. Find the equation of the perpendicular bisector of AB. We have to find the equation of the perpendicular bisector. सबसे पहले हमने ग्रेडियंट निकालना है, 12 minus 4 upon 3 minus 1, which is 4। तो आपका ग्रेडियंट 4 आ गया। अच्छा, ए बी का ग्रेडियंट 4 आया है, तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका ग्रेडियंट क्या होगा, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट लेना होगा, तो 4 का निकालने के बाद उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, तो 4/1 का हो गया 1/4, और प्लस था इसका मतलब यहाँ माइनस हो गया, तो +4/1 becomes -1/4, 4/1 becomes -1/4। तो मेरे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया। अब जो लाइन दी हुई थी वो थी लाइन ए बी, उसका मुझे मिड पॉइंट भी पता होना चाहिए, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 1 + 3 is 4, 4/2 is 2, and 4 + 12 divided by 2 is 8। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,8। अब जिस लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर का निकालना था, जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना था, उसके मुझे एंड पॉइंट्स दिए हुए थे,
उससे मिड पॉइंट निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया, सही है। और साथ साथ उसमें मौजूद एक पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट निकाल लिया। अब ये पॉइंट है 2,8, वाई की जगह भी रखेंगे आप 8, एक्स की जगह रखेंगे आप 2, और ग्रेडियंट की जगह रखेंगे आप -1/4। अब ये आपका एक फॉर्म में ग्रेडियंट आ चुका, इक्वेशन आ चुका है। अब आप इस फॉर्म में छोड़ना चाहें छोड़ सकते, तब है जब कुछ ना लिखा हो, वरना उस फॉर्म में देंगे जिस फॉर्म में मांगा है, सही है। या फिर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4y-32 = -x+2, एक तरफ लेके आए तो 4y-x = 34, 4y -x+34, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जी जनाब, समझ में आ रही है बात? एक्नॉलेज करें और कॉपी करें। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला है शू लेस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल इट्स वर्टिसेस। अब सवाल ये पैदा होता है, इसको पहले इस फॉर्मूला को समझ लें फिर अप्लाई कर लेते हैं। हमने जो एरियाज देखे हैं, अगर हमें ट्राइंगल का एरिया करना था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या हाफ ए बी साइन सी। अगर हमारे पास बेस और हाइट है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर हमारे पास बेस और हाइट नहीं है और हमारे पास बल्कि लेंस है, तो दो लेंस लेते थे और इंक्लूडेड एंगल लेते थे साइन के साथ, तो हाफ ए बी साइन सी से हमारे पास एरिया आता था। अब ये एक फॉर्मूला हमें पढ़ना है जिसके अंदर ये फॉर्मूला सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है, बल्कि हर किस्म के पॉलीगॉन के लिए। मतलब अगर पेंटागन की बात की जाए 5 साइड पॉलीगॉन के लिए, तो उसके लिए भी ये वैलिड है। अगर हेक्सागन के लिए बात की जाए तो वैलिड है। डेकागन के लिए बात की जाए तो 10 साइडेड पॉलीगॉन होता है, उसमें भी वैलिड है। तो बताने का मकसद ये वो फॉर्मूला है जिसकी ये ताकत है कि कोई भी किस्म का पॉलीगॉन हो, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। लिहाजा अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी एंड सी। तो पहला क्वाड्रेंट लिखेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। अच्छा, ये जो हाफ है ना, कुछ बच्चे समझते हैं ट्राइंगल का एरिया इसलिए हाफ लिखा हुआ है, नहीं भाई। शूलेस फॉर्मूला का पार्ट है ये हाफ। कैसा भी पॉलीगॉन हो, फॉर्मूला यही रहेगा शूलेस का, 1/2 बाहर आएगा। फिर अगर मैं एबीसी का एरिया निकालना चाहता हूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद ए के एंड में रिपीट। जैसे अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो x1 y1, बी के x2 y2, सी के x3 y3, और फिर एंड में ए वाले रिपीट, यानी कि x1 y1। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में आते हैं इनके बीच में आती है सब्ट्रैक्शन। मतलब x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप जो है टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक चले जाएं। मतलब x1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से,
x2 को मल्टीप्लाई करेंगे y3 से, और x3 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। सही है। तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये आपने एक डायगोनल मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद ये सब कुछ आपने एक ब्रैकेट में प्लस किया, बाहर 1/2 अपनी जगह रहा। मॉडुलस खोला आपने, मॉडुलस, मॉडुलस खोला। इसको इस ये जो दो लाइनें होती हैं ना, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। इसका पता है क्या काम होता है, अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसका काम ये होता है कि अगर मॉडुलस के रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है 40 लेट सपोज, तो क्या होता है, मैथ एरर दे देगा। तो नेगेटिव वैल्यू को प्रोसेस कर ही नहीं सकता, लिहाजा रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। पता नहीं कोई बात कर रहा था, मेरे जहन से निकल गई। आप मॉडल्स के बारे में बता रहे थे। जी, वो तो बता रहा था मॉडल्स के बारे में, इससे पहले एक चीज ध्यान में आई थी। मॉडल्स में मैंने ये बताया था, हाँ, मॉडल्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, मॉडल्स ऑफ -50 है लेट सपोज, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, 50। और अगर मॉडल्स के अंदर लेट सपोज 50 है, तो वो बाहर आके पॉजिटिव ही रहेगा। मॉडल्स का कमाल ये है कि अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाली जाए तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, क्योंकि मॉडल्स होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई वैल्यू उसके अंदर डाली जाए तो उसका मतलब उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है। तो आप देखें, -50 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखें तो भी वो डिस्टेंस 50 है, और 50 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखें तो भी वो डिस्टेंस 50 है। लिहाजा याद रखें, मॉडुलस के अंदर अभी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस का मकसद होता है नेगेटिविटी को खत्म करना। तो मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू अगर अंदर आएगी, बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों लेते हैं मॉडुलस, क्योंकि हमें ये बात पता है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एरिया निकालने के लिए x1 को y2 से, x2 को y3 से, x3 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई होना शुरू होंगे, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, लिखा हुआ अभी देखो, x1 y2 प्लस x2 y3, ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस x3 y1, और बीच में प्लस प्लस है। और यहाँ पर x2 y1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस x3 y2 से, प्लस x1 y3 से, ये सारे ऐड हुए, ये बाद वाले भी सारे ऐड हुए, और बीच में सब्ट्रैक्शन हो गई, और फिर जो आंसर आया उस पर हाफ लगा दिया। ये आपका शूलेस फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अभी क्योंकि 3 वर्टिसेस वाला है, तो A B C लिखने के बाद A लिखना पड़ा। अब लेट्स सपोज क्वाड्रिलेटरल है, तो A B C D और फिर एंड में दोबारा A, A B C D A। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के क्या है x2 y2, सी के x3 y3, डी के क्या है x4 y4। अब एंड में रिपीट करेंगे ए के, तो फिर x1 y1। और एरिया का फॉर्मूला के मुताबिक शूलेस फॉर्मूला में बाहर हाफ आता है। सारी कैलकुलेशन विद इन द मॉडुलस चल रही होती है। चंद बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब यहाँ देखें, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x4 y1, नहीं, प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। सही है। अच्छा, फिर सेकेंड डायगोनल, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4। ये फॉर्मूला आपका मुकम्मल हो गया। चार यहाँ पर आ गए, 2 3 4, और चार यहाँ पर आ गए। इनको आप माइनस कर देंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा। अगर नेगेटिव में आएगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में रहने देंगे। सही है। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ तक मुझे पता है हीरो फॉर्मूला की बल्कि मैं करके बताता हूँ ना, फिर आपको समझ में आएगा। हीरो फॉर्मूला, सॉरी, शूलेस फॉर्मूला की एप्लीकेशन, शूलेस फॉर्मूला। अच्छा, A-1 2, B-0 9, C-5 4, D-4 - 3, फिर एंड में ए रिपीट किया, -1 2। अब क्या करें, देखिए, -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, -9, 0 को 4 से किया, +0, 5 को -3 से किया, -15, 4 को 2 से किया, 8। अच्छा, फिर आप दूसरा देखें, 2 को 0 से करें। आज पता नहीं शिद्दत से मुझे नींद आ रही है, इसके वजह से मेरा फोकस आउट हो रहा है बार बार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वापस आता हूँ जी। तो हम बात कर रहे थे ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे, बी के लिखे, सी के लिखे, डी के लिखे, फिर ए के रिपीट किए। तो -1 को 9 से किया -9, 0 को 4 से किया 0, 5 को -3 से किया -15, 4 को 2 से किया 8। अच्छा, अब सेकंड डायगोनल 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 4 16, -1 टू -3 +3। ये जो सारे हमने मल्टीप्लाई किए इनको हमने एक ब्रैकेट में ऐड किया, फिर हमने ये जो सारे मल्टीप्लाई किए इनको हमने दूसरे ब्रैकेट में ऐड किया और बीच में इनको माइनस कर दिया। माइनस करके -80 आंसर आया। मॉडुलस से जब हटाया इसको तो बाहर आगे पॉजिटिव 80 हो गया, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 80/2 40 आंसर आ गया। अब खाली 40 भी आंसर दे दूंगा काफी है। 40 यूनिट्स स्क्वायर या 40 स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी नहीं है। किताबों में अक्सर लिखा हुआ होता है, लेकिन मार्किंग स्कीम के मुताबिक अगर सिर्फ 40 भी लिख दें तो आंसर मिल जाएगा मार्क्स। सही है, वो मसला नहीं है। पहले ये बताएं, क्या शूलेस फॉर्मूला की एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आई? किस तरह से मैंने की है? किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले भाई। तो सर ये मॉडल्स का ये कैलकुलेटर में कहाँ है, इसका जो निशान होता है? मॉडल्स का ऑप्शन बेटा कैरोटा में होता है। ABS लिखा होगा शायद कहीं। ABS कहीं लिखा हुआ है कैरोटा में? हाँ। HYP एक ऑप्शन है साइन के बराबर में, साइन कॉस टेन है ना, उसके बराबर में जी मेरे जी पास लिखा हुआ है HYP, उसके ऊपर ABS लिखा हुआ है। शिफ्ट दबा के हाँ। प्रेस होगा। अच्छा। शिफ्ट दबा के वो प्रेस करोगे तो मॉडल्स बना हुआ आ जाएगा कैरोटा की स्क्रीन पर। उसके अंदर तुम नेगेटिव वैल्यू डाल के इक्वल टू दबाओगे तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी। चेक करो। जी हो गया, 80 हो आ गई गया, वैल्यू। जी जी। बेहतरीन। बाकी एक टॉपिक है A2 के अंदर P3 का एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस में, उसके बारे में और ज्यादा फंक्शंस वगैरह उस पर डील करते हैं। अभी इसमें कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ इतना है कि भाई नेगेटिव वैल्यू को बाहर आके पॉजिटिव कर दो, दैट्स इट। सही है, ये आपकी शूलेस फॉर्मूला की एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन ऑफ शूलेस फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के पॉलीगॉन्स होते हैं। ये आपको सारे पता होने चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑल एंगल 90 हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब रेक्टेंगल का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। ये ये जो बाइसेक्शन वाला फिगर है, ये रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, रोम्बस में भी है, पैराग्राम में भी। स्क्वायर में एक इजाफी चीज ये होती है कि डायगोनल्स ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। सही है। इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज आपके सामने दी हुई हैं। स्क्वायर में है ऑल द एंगल्स आर 90, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब डायगोनल्स आपस में ना सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं। ये मैंने एक साथ नीचे समरी लिखी हुई है ना, उसमें ये सब चीजें समराइज हो जाएंगी। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज 1 to 1 अलग अलग देख रहे हैं हम, वो कोई इतना मसला नहीं है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये वाली इसके बराबर होगी और पैरेलल भी होगी, डायरेक्शन भी सेम होता है। और सी बी और डी ए आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्शन वाली चीज मैंने कहा ना, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, पैराग्राम में, सब में होती है। और सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, मतलब अगर ऑपोजिट एंगल्स की बात की जाए तो ये बराबर होते हैं, चाहे रोम्बस हो चाहे पैराग्राम हो, दोनों में यही है। और ये वाले जो दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल डी, ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं क्योंकि बराबर बराबर वाले एंगल हैं, या इसको इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है। एंड इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब देयर सम इज 180, दे आर नॉट इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल्स जो हैं ये इक्वल होते हैं, बट ये जो दो एंगल्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते बल्कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम मिला के 180 होता है। सही है। अच्छा, रोम्बस के अंदर क्या खुसूसियत है भाई? रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये वही पैरेललोग्राम वाली बात है। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो बाइसेक्शन चार में होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैराग्राम, लेकिन बाइसेक्शन के अलावा डायगोनल्स का परपेंडिकुलर होना सिर्फ रोम्बस में और स्क्वायर में होता है। ये आगे समरी जो मैंने बना के दी हुई है उसमें मौजूद है बात, मैं उसमें फिर रीइंफोर्स भी कर देता हूँ। अच्छा, काइट जो है, काइट का जबरदस्त सीन ये होता है कि काइट में
तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स होती हैं, ए बी और ए डी बराबर होगी, बी सी और डी सी बराबर होंगे, ए बी और ए डी बराबर होंगे और बी सी और डी सी बराबर होंगे। काइट का जो मेन बात है वो ये कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल, मतलब लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ये वाली बात। बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ये वाली इसके बराबर होती है और ये वाली ए बी और ए डी बराबर होंगी, लिखा हुआ भी है, और सी बी और सी डी बराबर होंगी। इट इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल। एंगल बी एंगल डी के बराबर है। एंगल बी जो है, अगर मैं यहाँ एंगल बी बना लूं तो ये एंगल बी जो है इस एंगल डी के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इट हैज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, और ये एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं, दैट आर इक्वल, दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, शॉर्टर डायगोनल फॉर्म्स टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। लेकिन छोटा वाला डायगोनल है ना, उसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम होती है, वो आइसोसेलेस है। शॉर्टर वाला डायगोनल जो है ना, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, एक ऊपर अलग नीचे अलग। और जो लॉन्गर डायगोनल है वो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्गर डायगोनल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लिखा हुआ भी। द लॉन्गर डायगोनल फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। शॉर्टर डायगोनल जो है ना, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है, बट लॉन्गर डायगोनल बाकायदा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब आइडेंटिकल, जिनकी तमाम एंगल तमाम साइड सेम हो, तमाम एंगल्स भी इक्वल हो, तमाम एंगल्स भी इक्वल हो, और तमाम लेंस भी इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो AC इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। AC जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर लाइन या रिफ्लेक्शन की लाइन है, AC इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। And the longer diagonal is the line of reflection and is the perpendicular bisector of the shorter diagonal. ये बात आगे लिखी हुई भी है। The longer diagonal bisects the shorter diagonal. Number one, longer diagonal bisect करता है छोटा diagonal को, और बाइसेक्शन के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये लिखा हुआ है, AC is the perpendicular bisector of BD। बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, छोटा वाला बड़े वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, बड़ा वाला छोटे वाले का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जिससे पता चलता है कि अगर मुझे बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं और मुझे AC की इक्वेशन पूछी जाए तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, मतलब शॉर्टर डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, और लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर इक्वेशन लॉन्गर डायगोनल की चाहिए तो मैं BD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा, तो मेरे पास AC की इक्वेशन आ जाएगी। Because AC, the longer diagonal, is the perpendicular bisector of BD, the shorter diagonal. The longer diagonal bisects the pair of opposite angles. मतलब BAC is equals to DAC। मतलब ये समझ लें, रेड से बना दो, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और अगर मैं ब्लैक से बना लूं तो एंगल BCA ये वाला इज इक्वल्स टू DCA ये वाला। तो ये जो लॉन्गर डायगोनल है, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये डायगोनल्स को भी, ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहा है। पूरा जो एंगल BAD होगा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसी तरह जो एंगल पूरा BCD वाला एंगल होगा उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो लॉन्गर डायगोनल तो है ही लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का तो मतलब ही ये होता है, मिरर इमेजेस, बोथ साइड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो राइट पर होगा वो लेफ्ट पे होगा, तो राइट पे जो एंगल नजर आएगा वही लेफ्ट पे नजर आएगा। सही है। तो बेसिकली बॉटम लाइन इस काइट के अंदर लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लॉन्गर डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ट्रेपीजियम में कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रेपीजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, बस। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कहा जाता है। A trapezium has one property, only one pair of opposite sides that are parallel to each other. One pair of opposite sides that are parallel to each other. अच्छा, असल चीज ये समरी है, असल चीज है ये समरी। जो सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने रखी ना, उसकी समरी है। The diagonals of a rectangle, square, rhombus and parallelogram bisect each other. चार फिगर्स ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
मतलब पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दूसरा वाला पहले को करता है। किस किस में ऐसा होता है? रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, पैराग्राम। ये प्रॉपर्टी इतनी यूजफुल प्रॉपर्टी है कि इसको इस्तेमाल करते हुए अगर कभी किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो चौथा निकाल सकते। किसी क्वाड्रिलेटरल के नहीं, इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स के। अगर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैराग्राम है, और आपके पास 3 कोऑर्डिनेट उसके आ जाएं, उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के, जो जिसका नाम रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैराग्राम, अगर ये 4 किस्म के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी जो बता रही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसकी बेसिस पर अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे चौथा निकल जाएगा। वो कैसे, सुने जरा। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला दूसरे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा। और दूसरा वाला पहले वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो उसके मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा। इसका मतलब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों का मिड पॉइंट ही है। पहला वाला दूसरे के मिड पॉइंट से गुजर रहा है, दूसरा वाला पहले के मिड पॉइंट से गुजर रहा है, इसका मतलब जहां मिल रहे हैं ना वो मिड पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट है। दे हैव अ कॉमन मिड पॉइंट। असल बात ये है, असल बात ये लिखी हुई नोट फॉर्म में, सारी समरी लिखी हुई ऊपर कोऑर्डिनेटर्स की, अलग अलग देख के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो समरी है ये असल में आपके काम की चीज है। Diagonals of a rectangle, square, rhombus, and parallelogram are bisect each other. That is, they have a common midpoint. Common midpoint से मुराद, जो diagonal, जैसे मैं स्क्वायर बनाता हूँ, तो डायगोनल ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पता होगा कोऑर्डिनेटर की नेमिंग ना या तो क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रैंडम नाम नहीं देते। ऐसा नहीं कर सकते कि ये ए है, दिल चाह रहा है यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। ऐसी कोई कहानी नहीं चल रही कि ए बी सी डी, नहीं। नेमिंग ऐसी होनी चाहिए जो क्लॉकवाइज सेंस में हो या एंटी क्लॉकवाइज। ए यहाँ लिखा है तो फिर बी यहाँ, अब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस चल रही है। ए बी सी डी, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस चल रही है, ए बी सी डी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो फिर ये क्लॉकवाइज सेंस हो सकती है, क्लॉकवाइज सेंस। तो ए बी सी डी इन क्लॉकवाइज सेंस और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। नेमिंग आपकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज आपने नेमिंग की क्लॉकवाइज सेंस में, ए बी सी एंड डी, तो इसका मतलब ए सी डायगनल और बी डी डायगनल, दो डायगनल हो गए। अब जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा, तो मैंने लिखा है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अच्छा, इस फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रेजेंट एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वन। बस, बट ये ओनली उस, ये ओनली 4 किस्म के कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है, पैराग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब मिसाल देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के ए के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, बी के पता है, सी के पता है, डी के पता है, तो आप बी और डी को इस्तेमाल करके बी डी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिसाल है, आपने बी और डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, मिड पॉइंट निकाला 1,2 आ गया। अब आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, ए के नहीं है, या ए के होते सी के नहीं होते, तो आपको ये तो पता है कि ए सी का और बी डी का मिड पॉइंट बराबर है। बस ये फैक्ट जो है आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने में मदद करेगा। तो मैंने यही कहा, बी और डी गिवन थे, बी डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ए सी में आपके पास सी के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, ए के नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो ए सी का मिड पॉइंट होगा एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लिया, वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लिया, तो एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और जो मिड पॉइंट बी डी है वो 1,2 है, तो जो ए सी का मिड पॉइंट है वही बी डी का मिड पॉइंट होगा। इस सोच को रखते हुए, जो ए सी का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आया था उसको आपने बी डी के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर कर दिया, क्योंकि बराबर थे, तो एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल टू 1, सॉरी, एक्स प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल टू 1। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 से 2, 8 को वहां माइनस कर दिया, तो 2 माइनस 8 माइनस 6, एक्स आ गया -6। अच्छा, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 को 2 से इक्वेट किया, तो y प्लस 5 इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। तो x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया मिड पॉइंट के, y कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया, तो x और y आ गए, x -6 y 1 -1। तो a was x, y and you have got -6, -1।
सही है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर किस किस में होते हैं? रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, पैराग्राम में। इससे क्या पता चलता है कि इनके मिड पॉइंट सेम होंगे, और इससे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो चौथा निकल जाता है। अच्छा, फिर ये सेकंड नोट बता रहा है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैराग्राम के अलावा इसमें जो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस है ना, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उनमें डायगोनल्स ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं बल्कि परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो यही बात लिखी हुई इन अ रोम्बस एंड स्क्वायर एज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, as all four sides are equal. Therefore, the diagonals are not only bisectors, but they are perpendicular bisectors of each other. In a rhombus and a square, the diagonals are perpendicular bisectors of each other. मतलब क्या है कि अगर AC डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं, ऐसा होता है, रोम्बस दिया हुआ है, A और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, इक्वेशन BD की मांग रहे हैं, तो फौरन घंटी बजनी चाहिए, अरे A और C के कोऑर्डिनेट्स देकर B और D की इक्वेशन मांग रहा है, BD की इक्वेशन मांग रहा है, कैसे? तो घंटी बजी। अरे AC और BD आपस में क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। जब AC और BD आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब A और C के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो BD की इक्वेशन आ सकती है, B और D के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो AC की इक्वेशन आ सकती है। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना तो आपने सीख ली है कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ग्रेडियंट निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है, ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है, मिड पॉइंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके इक्वेशन आ जाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो AC दिया होगा तो BD की आ जाएगी, BD दिया होगा तो AC की आ जाएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब वो कोऑर्डिनेटर का नाम रोम्बस या स्क्वायर, बिकॉज रोम्बस और स्क्वायर में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। लिहाजा इसको इस तरह ध्यान में रखेंगे, सेंटर में फॉर्म होने वाले एंगल्स टोटल मिला के 360 होते हैं ना, तो 360 को 4 से डिवाइड करके सेंटर में फॉर्म होने वाले एंगल्स भी 90 होते हैं। बिकॉज तमाम साइड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर में फॉर्म होने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि 90। इसीलिए डायगोनल्स ना सिर्फ बाइसेक्टर्स होते हैं बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। In a rhombus and a square, as all four sides are equal, therefore the diagonals are perpendicular bisectors of each other. अच्छा, फिर एक ऐसा ही पॉइंट है जो पता होना चाहिए कि स्क्वायर रेक्टेंगल क्योंकि सीधे फिगर्स होते हैं ना, उनकी साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं, लिहाजा में डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। स्क्वायर में और रोम्बस में, सॉरी, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्योंकि साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं, लिहाजा डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब AC डायगोनल की लेंथ BD डायगोनल के बराबर होगी, जबकि रोम्बस में पैराग्राम में ऐसा नहीं होता, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। वेयर इन रोम्बस एंड पैराग्राम दे आर नॉट इक्वल। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इन अ काइट द लॉन्गर डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। काइट के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, उसमें जो क्रक्स है, बेसिकली मेन बात है वो यही है कि लॉन्गर डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है लॉन्गर डायगोनल, और लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब शॉर्टर डायगोनल में अगर एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तो मैं उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर निकालूंगा तो वो लॉन्गर डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इन अ काइट द लॉन्गर डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। ये मिड पॉइंट वाली बात और ये नोट के अंदर चारों पॉइंट्स आपको सही से समझ आ गए, इसकी एक्नॉलेजमेंट दे दें तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ना, आपको ये बात और पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अगर कभी दो लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हो, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, if two lines are intersecting at a particular point, intersection of two lines at a particular point, जब जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हो ना, तो ये देखा करें कि उस पॉइंट पे कौन सी लाइंस मिल रही हैं। अगर उस पॉइंट पे कुछ लाइंस मिल रही हैं तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि उन दोनों लाइंस के इक्वेशन को निकालो और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे सवालात इस कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे सवालात इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व होते हैं। मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो ये देखो कि क्या उस पॉइंट पे दो लाइनें हैं मिल रही हैं, जो अगर उस पॉइंट पे तीन लाइनें मिल रही हैं तो किसी की दो के इक्वेशन निकाल के साइमल्टेनियस सॉल्व करो, या उस पॉइंट पे दो ही लाइंस मिल रही हैं तो उन दोनों के इक्वेशंस ढूंढने होंगे, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा।
तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो पहली बात यही है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, to find the coordinates of a particular point, find the equation of the two lines that intersect at that point and solve the two equations simultaneously। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पे मिलने वाली जो दो लाइंस है उसके इक्वेशन निकाल लो और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। अच्छा, इसी तरह लाइन और कर्व, दो लाइंस तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, बट अगर लाइन एंड अ कर्व है, if there is a line and a curve, line and curve है, तो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व, अगर लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन देखना चाहते हो तो वो लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन एक भी हो सकती है अगर लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, और अगर लाइन और कर्व की एक से ज्यादा इंटरसेक्शंस भी हो सकती हैं। तो अगर मुझे लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो लाइन और कर्व की इक्वेशन को सामने सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक के टॉपिक में हमने कुछ सवाल देखे हैं ऐसे, उसमें तो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो केस आता है उसके लिए पहले हम साइमल्टेनियस सॉल्व ही तो करते हैं। बास वक्त पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते थे तो भी आपने यही देखा था। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट या पॉइंट्स, एस इसलिए लिखा हुआ है कि भाई एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व साइमल्टेनियसली। इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सही है जी, ये कोई लॉजिकल बात है। अब सुने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अगर एक पॉइंट लाइन, अगर मुझे एक पॉइंट और लाइन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन मुझे बताया गया है और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। लाइन इसकी इक्वेशन पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, और मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट से लेकर लाइन तक की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी होगी इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अगर आपको, या वाइस वर्सा कह लेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो अगर आपको कभी डिस्टेंस निकालनी हो या कभी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कह रहा है एक पॉइंट है एक लाइन है, गिवन पॉइंट से गिवन लाइन तक शॉर्टेस्ट एक लाइन बनाए परपेंडिकुलर और फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो या फिर डिस्टेंस पीएफ निकालनी हो तो फिर क्या मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू ये काम होगा, तो थोड़ा सोचना है आपको। अगर आपको पॉइंट से लेकर लाइन तक की डिस्टेंस चाहिए तो एक तरीका तो ये है कि आपको, मेथड नंबर 1 ये कहता है कि आपको फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। अब फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप ये सोचें कि इस एफ पे कौन कौन सी लाइनें मिल रही हैं। तो ये मैंने आपको कहा था ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हो तो सोचा करें कि उस पॉइंट पे मिलने वाली लाइनें कौन कौन सी। तो इस पॉइंट एफ पे दो लाइंस मिल रही हैं, एक है लाइन पी एफ और एक है लाइन एल। इस पॉइंट एफ पे दो लाइंस मिल रही हैं, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। एक लाइन एल है और एक लाइन पी एफ है। तो अगर मैं एफ के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना चाहता हूं तो मुझे पी एफ की इक्वेशन ढूंढनी होगी। लाइन एल की इक्वेशन तो मेरे पास है, पीएफ की इक्वेशन ढूंढनी होगी ताकि पीएफ की और लाइन एल की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके एफ निकाल लूं। और जब एक दफा एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो फिर एफ पी डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही पहले से। अब सवाल है पीएफ की इक्वेशन कैसे आए। तो भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे उस लाइन पे मौजूद किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और उसका ग्रेडियंट चाहिए होता है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन ऑफ द पॉइंट दैट लाइज ऑन दैट लाइन एंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन। तो पीएफ की लाइन, पीएफ का इक्वेशन निकालने के लिए पी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, तो पॉइंट का मसला हल हो गया। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए लाइन एल का जो इक्वेशन है उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में करके उससे हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे और परपेंडिकुलर होने की वजह से उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो पीएफ का ग्रेडियंट आ जाएगा। पीएफ का ग्रेडियंट जो नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट होगा और जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे पीएफ की इक्वेशन आ जाएगी। पीएफ की इक्वेशन को और लाइन एल की इक्वेशन को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एफ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे।
और फिर उस कोऑर्डिनेट से पीएफ की इक्वेशन पीएफ की डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखिए सारे स्टेप्स यहाँ समराइज हुए हैं। फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। ऑब्जेक्टिव क्या है? एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो फौरन सोचें, एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब है एफ का पॉइंट, एफ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एफ एंड द लाइन। तो आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ एंड देन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस पी एफ। पहले एफ के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने और डिस्टेंस फॉर्मूला से पी एफ निकाल लें। नोट व्हाट इज एफ? एफ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन जिसका इक्वेशन मौजूद है एंड द लाइन पी एफ जिसका इक्वेशन ढूंढना है। स्टेप्स क्या बताएं? वही जो मैंने बताए थे। फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। हाउ? बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म y इक्वल्स टू mx plus c. First find the gradient of the given line and then find its negative reciprocal to determine the gradient of the line pf. पहले लाइन l का ग्रेडियंट निकालें, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके उसका pf का ग्रेडियंट निकालें। अब pf का ग्रेडियंट p के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करें। यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड द नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन pf। नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट और p के कोऑर्डिनेट से pf की इक्वेशन निकालें। अब सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। pf की इक्वेशन लाइन l की इक्वेशन f पे मिल रही है, लिहाजा साइमल्टेनियस सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ f निकालें। f आ जाएगा तो डिस्टेंस pf डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें। ये हो गए आपके स्टेप्स। सही है? मुझे बताएं स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो मैं इसका एग्जांपल करवा देता हूं। अच्छा देखिए एग्जांपल देंगे। मेथड 2 जो है उसको हम बाद में देते हैं, पहले मेथड 1 देख लेते हैं। अब देखिए क्या किया। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,5 एंड द लाइन 2x + 3y = 7। अब आपको सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब दिया हुआ होता है ना और डायग्राम नहीं होता, तो पहले विजुअलाइज कर लें डायग्राम। डायग्राम को विजुअलाइज कर लें। आपके पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और लाइन एल की इक्वेशन है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं और लाइन एल की इक्वेशन है। तो लाइन एल की इक्वेशन को आप y को mx + c फॉर्म में करके उसका ग्रेडियंट निकालने पहले। तो 2x + 3y = 7 को जब मैंने y को mx + c फॉर्म में किया तो ये y = -2/3x + 7/3 हो गया। y इंटरसेप्ट किसी काम का नहीं है मेरे, मुझे लाइन का ग्रेडियंट से मकसद है। तो जो गिवन लाइन थी उसका ग्रेडियंट आ गया -2/3। गिवन लाइन का ग्रेडियंट -2/3 है। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो ग्रेडियंट आ गया 3/2। अब 3/2 जो ग्रेडियंट है और जो p के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उससे लाइन pf की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए मैंने निकाली इक्वेशन ऑफ लाइन pf। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। x1 की जगह 1, y1 की जगह पे 5 और ग्रेडियंट की जगह पे 3, 3/2। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y - 10 = 3x - 3। y को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए y सब्जेक्ट बना होगा तो आसानी रहेगी। तो y - 10 को वहां भेजा, -3 + 10 7 हो गया, 3x + 7/2। ये आपका y का इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया लाइन pf का। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन pf। दिस इज द इक्वेशन ऑफ pf। अच्छा pf की इक्वेशन y को mx + c, y की सब्जेक्ट बन गया। यहाँ से भी y सब्जेक्ट बना हुआ है। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना होगा। गिवन लाइन को और जो हमने इक्वेशन निकाली है उन दोनों के इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। तो 3x + 7/2 इज इक्वल टू -2/3x + 7/3। इस y की जगह पे मैंने इक्वेशन डाल दी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, 9x + 21 इज इक्वल टू -4x + 14। यहां से मेरे पास आ गया 13x इक्वल टू -7। 13x इज इक्वल टू -7। x को सब्जेक्ट बनाया तो -7/13। अच्छा अब x -7/13 आने के बाद y कैसे आएगा? तो यही बताया जाता है कि x आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें। तो ये आपका समझ लें इक्वेशन नंबर 1 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था जिसको सामने सॉल्व किया। तो आप x -7/13 को या तो इक्वेशन 1 में डाल दें ऐसे x की जगह पे, 3 टाइम्स -7/13 + 7/2 कर लें तो भी y 35/13 आ जाएगा। ये इस -7/13 को यहाँ डाल दें तो -2/3 टाइम्स -7/13 + 7/3, उससे भी y 35/13 आएगा। तो x को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो y आ जाएगा। जैसे ही x और y दोनों आ गए, इसका मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो f के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, मतलब -7/13 + 35/13। कोऑर्डिनेट्स आने के बाद आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए -7/13, 35/13।
सही है जी। 35/13 हो गया ये। उस कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको पी एफ की डिस्टेंस चाहिए थी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, एफ के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 1 बन गया 1+7/13 होल स्क्वायर, और 5 - 35/13 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 10√13/13। अगर मुझसे पूछता है एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालो, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस 10√13/13 होती। बट अगर मुझसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस निकालो, वैल्यू निकालो या डिस्टेंस निकालो, तो फिर हम रूट फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे बल्कि वैल्यू निकालेंगे। एग्जैक्ट लिखा होगा तो एग्जैक्ट छोड़ेंगे, डेसिमल में करने पे मार्क्स कटेंगे। और अगर एग्जैक्ट नहीं लिखा होगा तो फिर डेसिमल में ही आंसर देंगे, और आंसर देते हैं हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब एक्यूरेसी स्पेसिफाइड ना हो तो हमारी एक्यूरेसी जनरल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 3SF होती है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आ गई। जी जनाब, कैसे निकाली, ये समझ आ रही है बात? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, और मेरी A2 की भी क्लास मैंने वैसे भी आगे कर दी थी क्योंकि हमारी डिले हो गई थी। तो फिर मुझे नमाज भी पढ़नी है और साथ साथ जो है वो क्लास भी लेनी है, तो इसलिए टाइम कम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं इसको पूरा समझाना चाहता हूँ। समझ में आ जाए तो मुझे बता दें, स्क्रीनशॉट लेने, ये आप कॉपी कर लीजिएगा आराम से स्क्रीनशॉट से। अच्छा, अब इसका एक और मेथड है, याद रखें मेथड 1 ही असल मेथड है, मेथड 2 सिर्फ एक शॉर्टकट है। और ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, मतलब एग्जामिनर ने नॉट रिक्वायर्ड बाय द सिलेबस है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय CAIE सिलेबस। मतलब P1 सिलेबस ने ये लिखा नहीं है कि बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब जब अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो इसी मेथड से करेंगे, बट कोई भी ऐसी चीज जो आपके काम को एफिशिएंट बनाएगी, उसकी एक्सेप्टेंस अलबत्ता अपनी जगह रहती है। मतलब एग्जामिनर मार्किंग इसी में भी लिखता है कि हर वो चीज जो बच्चे ने की है, अगर वो सही है और मेथड स्पेसिफाइड है, इसका मतलब उसके लीडर को सही समझा जाएगा और उसको मार्क्स दिए जाएंगे। लीडर कौन है? आपका आपका टीचर। लिहाजा अगर कभी सिर्फ डिस्टेंस निकाल, देखिए अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होगा ना, तो फिर तो यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले कहते हैं फुट निकालो, फिर कहते हैं डिस्टेंस निकालो, तो फिर तो यही मेथड फॉलो होगा। बट अगर कभी मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस मांग ली जाए, पॉइंट से लेकर लाइन तक की डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ ली जाए, तो वो बगैर फुट निकाले अगर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है। फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, तो ये मेथड 1 ही फॉलो होगा। बट अगर डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी होगी तो फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं। डिस्टेंस है क्या, ये देख लें। इसके लिए याद रखें फॉर्मूला के यूजेज के लिए कि जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है साइड पर, इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन सिर्फ तब मुमकिन है जब, मतलब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है इक्वेशन की, वो ax + by = c है। p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, लाइन का इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by = c। अब अगर आप फॉर्मूला की एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ax + by = c फॉर्म में इक्वेशन को करोगे, फिर जो x का कोएफिशिएंट a है उसको आप p के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, ax1। फिर y के कोएफिशिएंट को p के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब by1, इनको प्लस कर दोगे। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू c लिखी हुई होगी उसको आप यहाँ फॉर्मूला में माइनस करोगे। तो a × x1 + b × y1, a × x1 + b × y1 माइनस c। और ये जो x और y के कोएफिशिएंट थे यानी कि a और b, इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि 2 दफा इस्तेमाल होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो √(a² + b², ax1 + by1 - c अपॉन √(a² + b²। ये फॉर्मूला है, इसके बगैर आपको मैंने बता दिया हो सकता है काम, बट अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालने हो तो दिस इज वेरी क्विक। सवाल बहरहाल इसके बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलते, इक्का दुक्का कोई सवाल पास में मिलेंगे, कोई इतने ज्यादा सवाल आते भी नहीं। लेकिन जब आएगा कोई सवाल तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, मेथड 1 से भी और मेथड 2 से। और मार्क्स भी कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। हाँ, आपको लग रहा है कि यार 5 5 नंबर हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, और आपको मेथडोलॉजी फॉलो करनी है, ज्यादा मार्क्स, वैसे ऐसा होता नहीं है, 2 3 नंबर का ही सवाल होता है पर पैरामीटर डिस्टेंस का, तो आप दोनों फॉलो कर सकते हो। और मार्किंग स्कीम में इजाजत भी होती है। लेकिन अगर आपने जो है, आपको लगता है भाई मार्क्स ज्यादा है, 5 नंबर सवाल है, आपको डर लग रहा है कि यार फॉर्मूला से काम होगा या नहीं होगा,
और वैसे भी जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, तो वैसे तो यूजुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो फॉर्मूला शीट में होता भी है और वो रेगुलर यूजेज में है। लेकिन ये इस तरह का फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहे हो ना, तो प्रॉपर मेथड क्लियर करके फॉर्मूला लिख भी दिया करें। फॉर्मूला लिख भी दिया करें कि भाई ये फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखें फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं करके बताता हूँ। अब देखें लाइन की जो इक्वेशन, जो लाइन लाइन का इक्वेशन है, वो इसी फॉर्म में मैंने दिया, ए एक्स प्लस बी वाई को सी फॉर्म। अब जरा इसकी एप्लीकेशन देखें। एक्स लाइन को ए एक्स प्लस बी वाई को सी फॉर्म में लिखा है, टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से। देखें टू को मल्टीप्लाई किया है वन से, थ्री को मल्टीप्लाई किया है फाइव से, ये सेवन जो है इसको हमने किया है माइनस। तो टू टाइम्स वन प्लस थ्री टाइम्स फाइव माइनस सेवन अपॉन रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, यहाँ से आपके पास डायरेक्ट टेन अपॉन रूट थर्टीन के ऑर्डर में डालेंगे, एग्जैक्ट आएगा टेन रूट थर्टीन अपॉन थर्टीन, राउंड ऑफ करके 2.7735 फाइव एस एफ में, और फाइनल आंसर 3 SF 2.77 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं आपका डिस्टेंस जो है दोनों तरीके से सेम आ गया, डिस्टेंस आपका सेम आ गया। सही है जी। तो ये आपका जो है मेथड नंबर वन से भी डिस्टेंस आ गई, मेथड टू से भी आ गई। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के डिस्टेंस निकालनी है तो मेथड वन जरूरी है, बट डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्ट मेथड टू से हो सकता है। ये मेथड टू हो गया आपका। सही है। अच्छा आप सुने, अब कभी कभार, वैसे सवालात कोई हमने पास में अभी तक देखे नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, कुछ बुक्स में भी ऐसे सवालात मौजूद होते हैं, तो हमने आप सेफ साइड पे हम ओवर एंड अबव जाके ही पढ़ा रहे होते हैं। जो जितने सवालात में जो चीजें नहीं भी आई हुई हैं या बहुत रेयरली भी आई हुई हैं, एक दो दफा भी, वो भी पढ़ाया जाता है। तो अब सवाल पैदा होता है, कभी आपको दो लाइंस दी हो, दो लाइंस की इक्वेशन दी हो, और आपको कहे उनके दरमियान डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके दरमियान आपको डिस्टेंस निकालने का कहा जाए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये एक बात याद रखें, पॉइंट से लेकर लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आपको आ गई ना, तो दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना भी आ जाएगी। सोचें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, या y की फॉर्म में देता हूँ, y इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन 3x प्लस 10, और नीचे है y इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन 3x, क्योंकि पैरेलल है तो ग्रेड तो सेम ही होगा, प्लस 2। ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई, और आपको कह रहा है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालो। तो आपको पता है क्या करना है, किसी एक लाइन पे कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। कोई एक लाइन इनमें से चूज करके उसमें एक्स की आपको पॉइंट निकालना तो आता होगा, ओ लेवल में सीखा ही होगा कि कोई एक एक्स, जब एक्स कोऑर्डिनेट डालते हैं तो वाई आ जाता है, वाई कोऑर्डिनेट डालते हैं तो एक्स आ जाता है। तो अगर एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यू अपने इक्वेशन में डाल दी ना, तो आपके वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट से आपके पास उस पॉइंट, उस लाइन पे एक पॉइंट आ गया। मिसाल है लाइन वन में हमने एक्स की वैल्यू वन डाली, आपके पास वाई फाइव आ गया। अब आप भूल जाए कि लाइन L1 की कोई औकात भी है या कोई एग्जिस्टेंस भी है, भूल जाए लाइन L1। अगर आपके पास लाइन L1 की इक्वेशन है, अब उस पे आपने x की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x इक्वल्स टू वन, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू वन इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। आपके पास y आ गया, y इक्वल्स टू 5। तो 1,5 आपको पता चल गया लाइन L1 पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5। तो इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी वन पॉइंट ऑन दैट लाइन बाय सब्स्टिट्यूटिंग एनी वैल्यू ऑफ x। जीरो डाल दें, वन डाल दें, मैंने वन डाल दिया, वन डाल के y5 आ गया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 1,5 हो गए। अब भूल जाएं कि कोई लाइन L1 एग्जिस्ट करती है। अब बस ये ध्यान में रखें कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। वैसे अच्छा, हर बच्चा अलग पॉइंट निकाल रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस सेम आएगी। क्यों भाई, किसी भी जगह पॉइंट लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो पैरेलल लाइन के दरमियान तो डिस्टेंस सेम ही होती है ना। पैरेलल लाइन तो होती ही वो है जो कभी मिलती नहीं है, और जिनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उनके दरमियान किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसकी अगले लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें तो वो डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर 10 बच्चे हैं, 10 के कोऑर्डिनेट्स अलग हैं, कोई मसला नहीं, डिस्टेंस सेम आएगी। अब जब आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए लाइन L1 पे, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइन L2 की इक्वेशन है, डिस्टेंस निकालने के लिए वही स्टेप्स फॉलो होंगे जो ऊपर फॉलो किए थे। पॉइंट से लाइन डिस्टेंस निकालना तो आपको आती है ना, दो लाइंस दी हुई थी तो एक लाइन पे पॉइंट निकाल लिया, लाइन को भूल गए। अब ये याद रखिए पॉइंट है और लाइन 2 का इक्वेशन है बस, और वो स्टेप्स फॉलो कर लें जो ऊपर फॉलो किए थे। तो यही लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी वन पॉइंट दैट लाइज ऑन L1 एंड देन
find the distance between that point and line 2 using any of the two methods, using any one of the two methods learned above. ये आपका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया। इसका कोई एग्जांपल नहीं है, पास पेपर में P1 में आपको कोई सवाल मिलेगा भी नहीं। ये एडवांस वगैरह के अंदर कुछ सवाल बुक वगैरह के अंदर थे तो वहीं से आप एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है। बहरहाल ये आपको कभी कोई चीज ऐसी आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं और आप कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ गई बात। अब एक लास्ट एस्पेक्ट जल्दी रह गया क्योंकि मैं इसको डिले नहीं करना चाह रहा था ताकि आप लोग सवालात कर सकें, इसीलिए मैंने क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करके ना इसको यही निपटाने का सोच लिया। 10-15 मिनट और लगेंगे लेकिन रेशो भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट चीज रह गई रेशो, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल को हटा के जो है वो खत्म हो जाएगी, जिसके बाद सवालात करने के काबिल हो जाएंगे। और 5 रुपए के सवालात मैं LMS पे अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप जो है वो वहां से फिर इंशाल्लाह करके सवालात लेकर आएंगे, कोई मसला होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सही है, यहाँ तक हो गया जी। अच्छा जी, अब रेशो पे बात करते हैं। कभी कभार होता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स के, जैसे हमें रेशो निकालने का कहा जाता है कि फाइंड द रेशो AB रेशो BC। अब आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के भी हैं, C के भी हैं। अब अक्सर बच्चे समझते हैं कि AB रेशो BC जो है उसके लिए हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे, उसका रेशो निकाल लेंगे। हकीकत है, होना भी ऐसा चाहिए। तो एक मेथड तो यही लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास A, B और C के कोऑर्डिनेट्स हैं और मुझे कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए रेशो निकालना है, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए मुझे रेशो निकालना है, तो मेरे पास 3 मेथड है। उसमें एक मेथड यही है कि भाई AB की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, BC की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो और उसका रेशो निकाल लो। AB की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, BC की डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो और उसका रेशो निकाल लो। एक तो यही मेथड है भाई, सही है, रेशो वाला। अब इसका एक और मेथड है, AB और BC दोनों की डिस्टेंस निकाल के उसके थ्रू आपने रेशो निकाल लिया, लेकिन वो लंबा मेथड है। दो मेथड्स और हैं, वो क्या कि अगर आपको AB रेशो BC चाहिए ना, तो A से लेकर B तक का चेंज इन एक्स निकाल लो। सिर्फ चेंज इन एक्स, कि A से लेकर B तक एक्स के कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया। इसी तरह B से लेकर C तक भी चेंज इन एक्स निकाल लो और उन चेंज इन एक्स को कंपेयर करके रेशो निकाल लो। मतलब चेंज इन एक्स को कंपेयर करके आप रेशो निकाल लो। तो अगर आपको AB रेशो BC चाहिए तो आप AB से चेंज इन एक्स निकालो, BC से भी चेंज इन एक्स निकालो और फिर दोनों उसके थ्रू आप रेशो निकाल लो। AB रेशो BC से आप रेशो निकाल लो। फाइंड द डिस्टेंस AB, फाइंड द डिस्टेंस BC एक मेथड है। फाइंड चेंज इन एक्स फ्रॉम A टू B एंड फाइंड चेंज इन एक्स फ्रॉम B टू C एंड देन फाइंड द रेशो। अच्छा, जैसे चेंज इन एक्स के थ्रू रेशो निकाला है वैसे चेंज इन वाई के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ए से लेकर बी तक चेंज इन वाई निकालने, बी से लेकर सी तक चेंज इन वाई निकालने, उससे भी रेशो निकालने। तो ये मेथड 2 मेथड 3 ज्यादा सिंपलर है एज कम्पेयर टू मेथड नंबर 1। अब यहाँ मैं आपको करके बताता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ मेथड 1 मेथड 2 लिखा हुआ है, अगर लेट सपोज मैं ऊपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलूँ, चेंज इन एक्स जो है लेट सपोज आपका मेथड नंबर 2 है, चेंज इन वाई मेथड 3 है ऊपर, चेंज इन वाई आपका मेथड नंबर 2 है। और मैं मेथड नंबर 1 से भी करके बताता हूँ डिस्टेंस। तो अगर वो ए बी की डिस्टेंस निकालता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कैसे निकालेगा भाई? ए बी डिस्टेंस हो जाएगी √7 - 1 होल स्क्वायर विच इज 36, शॉर्टकट में कर रहा हूँ, 6 - 2 होल स्क्वायर विच इज 16, ये हो जाएगा √52। अच्छा, फिर BC की डिस्टेंस निकालेंगे, तो BC की डिस्टेंस निकालने के लिए 19 - 7 12, 12 होल स्क्वायर इज 144, 14 - 6 इज 8, 8 होल स्क्वायर इज 64। तो 144 + 64, यहां से आपके पास आ जाएगा √208। सही है। अब आपको रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए आप AB रेशो BC करेंगे, AB रेशो BC, ये हो जाएगा √52 रेशो BC। अच्छा, डायरेक्ट नहीं आएगा,
आपको तो इंटीजर्स में चाहिए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो अभी भी मसला हो रहा है, तो आप इसको इस तरह कर लेंगे, √52/208। रूल है ना कि रूट ऑफ A/√of B, रूट ऑफ A/√of B इज इक्वल्स टू √of A/B। इस रूल के तहत आप निकाल लेंगे। तो यहाँ √of 52/108 अगर आप करेंगे तो 52/108 बनता है 1/4, √of 1/4 बन जाएगा। √of 1/4 का मतलब √of 1 इज 1 एंड √of 4 इज 2। 1/2 आ गया और फाइनल रेशियो लॉग हो गया 1:2। अब देखिए मेथड नंबर 1 जो है, डिस्टेंस से कितनी मेहनत से आपके पास रेशियो आया। अच्छा डायरेक्ट कैलकुलेटर उठा लेंगे ना, √52/√208 डायरेक्ट भी आ जाएगा। मैं तो विदाउट कैलकुलेटर कर रहा था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर आप इस स्टेज पे डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल देते तो आपके पास डायरेक्ट 1/2 आ जाता, तो इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं थी फिर। लेकिन फिर भी डिस्टेंस तो निकाली ना, फिर डिवाइड भी किया। अच्छा मेथड 2 मेथड 3 देखें कितने सिंपल है। अगर आपको चेंज इन एक्स निकालना है तो आप देखो चेंज इन एक्स 1 से लेकर बी तक चेंज इन एक्स कितना हुआ है भाई, 6 का हुआ है, लिख लिया आपने। बी से सी तक चेंज इन एक्स कितना होता है, 7 से 19 तक 12 का हुआ है, आपने नोट कर लिया। चेंज इन एक्स कंपेयर किया 6:12, आंसर आ गया 1:2। चले भाई निमट गया, सवाल हो गया। मेथड 3 करना था 20, और रेशो के मार्क्स भी कम होते हैं, 1 या 2 मार्क, ज्यादातर एक ही नंबर होता है। अच्छा फिर या फिर चेंज इन वाई, तो 2 से लेकर ए से लेकर बी तक चेंज इन वाई देखें, 2 से 6 तक चेंज इन वाई 4 है। 6 से लेकर 14 तक देख लें तो ये हो गया 8। 4:8 देख लें तो ये हो गया 1:2। तो चेंज इन एक्स से चेंज इन वाई से भी 1:2 ही आ रहा है, चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई से भी 1:2 आ रहा है। अब डिस्टेंस वाला मेथड लंबा है, चेंज इन एक्स चेंज इन वाई वाला बेहतर है, उसको आप फॉलो कर लेंगे। ये आपका रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कैसे रेशो निकालते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो। बताएं यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इफ यू हैव बीन गिवन कोऑर्डिनेट्स कैन यू फाइंड द रेशो नाउ। अच्छा अब देखें एक केस ऐसा है जिसके सवाल एडवांस ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई में, एक एडवांस होता है एडिशनल मैथमेटिक्स ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में, उसमें तो ये सवाल मौजूद हैं, बट P1 में ऐसे सवाल नहीं है। ए लेवल के सिलेबस P1 में ऐसे सवाल नहीं है। बट अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आउटलाइन देखें, सिलेबस आउटलाइन, तो हमें नजर आता है कि यार जो एडवांस की आउटलाइन है वही तो P1 की है, तो कोई भी सवाल वहां वाला यहाँ आ सकता है। तो टेक्निकलिटी ओ लेवल एडवांस के सवाल में बाज़ औक़ात ना ज्यादा आती है, P1 में वो टेक्निकलिटी नहीं होती। तो मैंने वो एक सवाल उस एस्पेक्ट को समझाने के लिए ना, मैंने वो एग्जाम्पल वहां से उठा लिए। सवाल आपको 5 पेपर में नहीं मिलेंगे, अब तक तो नहीं आया कोई, लेकिन कभी फ्यूचर में आ जाए तो आप तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप रेशो निकाल सकते हो, कभी रेशो दिया हो तो कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। कैसे, आइए सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं। केस 2 क्या है, यूज द गिवन रेशियो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। किस तरह का सवाल आप देखें यहाँ पर, ओ लेवल एडवांस का एग्जांपल है। ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों में एडवांस है, उसमें से ये एग्जांपल लिया गया है। पेपर दोनों का सेम ही आता है। द स्ट्रेट लाइन 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 18 intersects the curve 2x square minus 23x plus 2y plus 50 equals to 0. Straight line intersects the curve at the points A and B. एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो सबसे पहले जब जैसे लिखा इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो आगे का काम करने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए होंगे। तो सबसे पहला काम, सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ये आपका पहला काम होगा, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। Solve the two equations simultaneously to find the coordinates of A and B. ये आपका पहला काम हो जाएगा। सही है। तो ये मैं आपको, अच्छा उसके लिए क्या करें, सॉल्व करने के लिए यूजुअली ऐसा करते हैं कि लीनियर से आप y या x को सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से y सब्जेक्ट बनाता हूँ तो जो y सब्जेक्ट बनेगा उसको फिर मैं यहाँ y की जगह डाल दूंगा। अगर x को भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ, बट देखना पड़ता है, x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ज्यादा ख्वारी होगी, क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, और उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो x सब्जेक्ट बनाना अक्लमंदी नहीं है। बाज़ औक़ात x सब्जेक्ट बनाना अक्लमंदी होती है, बाज़ औक़ात y सब्जेक्ट बनाना अक्लमंदी होती है। तो ना वो हमें जज करना पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है।
वो डिपेंड करता है कि सवाल क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मुझे 2y नजर आ रहा है और यहाँ भी 2y नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से 2y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ 3x-18, 2y इक्वल 3x-18, मतलब 2y 3x-18 के बराबर है। तो जब यहाँ मुझे 2y नजर आया तो 2y की जगह में 3x-18 रख देता हूँ। 2y की जगह अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता भी 3x-18/2 करके और फिर उसको यहाँ डालता, तो 2 टाइम्स 3x-18/2 जब मैं करता भी तो 2 और 2 कट जाते, तो बचना यहाँ पर 3x-18 ही था। तो मैंने क्या किया कि 2y 3x-18 के बराबर है, इस 2y पूरे की जगह पे 3x-18 रिप्लेस कर दिया। तो 2x² एज इट इज -23x एज इट इज, 2y की जगह आ गया 3x-18 +50 एज इट इज आ गया। अब ये -23 + 3 -20x हो गया, -18 + 50 32 हो गया। 2 से डिवाइड किया, ये हो गया x² -10x + 16 = 0। तो 2x² -20x + 32 = 0। 2 से डिवाइड किया, x² -10x + 16 = 0। जब मैंने डिवीजन किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी मिनट टाइम ब्रेकिंग करूंगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू आ गई 2 और 8। वाई निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, या तो मैं एक इस वाले इक्वेशन में डाल दूंगा, या फिर दूसरे इस वाले इक्वेशन में डालूंगा, या फिर ये वाले इक्वेशन में डाल दूंगा। आसान वाला कौन सा है भाई, 2y वाले में डाल देता हूँ। तो x2 जब मैंने डाला तो 3 2 6 -18 -12, लेकिन आंसर 2y का आया होगा। 2y = -12 आया होगा, y निकालने के लिए -12/2 से -6 आ जाएगा। तो x2 को आप कहीं भी डाल दें, ओरिजिनल में डाल दें, इस वाले में डाल दें, इस वाले में डाल दें, y की वैल्यू -6 आ जाएगी। x8 डालें, देखें 3 8 24, 24 -18 6, 6/2 3, y3 आ गया। अब दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सवाल, ए कौन सा है बी कौन सा है, कुछ ना लिखा हो, खामोशी हो तो कोई भी ए कोई भी बी, खामोशी हो तो कोई भी ए और कोई भी बी, लेकिन यहाँ खामोशी नहीं है। यहाँ कह रहा है गिवन दैट ए लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसका वाई नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब वाई नेगेटिव वाला पॉइंट ए है और वाई पॉजिटिव वाला बी है। तो मैंने यही किया, A2, -6, 2, -6 ए हो गया, 2, -6 ए हो गया और 8, 3 बी हो गया, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन की बेसिस पर कि ए लाई बिलो द एक्स एक्सिस। ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, A2, -6, B8, 3। A2, -6 एंड B8, 3। क्या करूं भाई, इसका कोऑर्डिनेट्स पता चल गए ए और बी के। कोऑर्डिनेट से मैं क्या करूंगा, करना क्या है मुझे, तो सबसे पहले आप सवाल पढ़ लेते हैं। गिवन दैट ए लाइज बिलो द एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, बोले एक लाइन ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है ना, उस पे एक पॉइंट पी लाई करता है, और वो ऐसे लाई करता है कि ए से पी तक का रेशो, ए पी और पी बी का रेशो 1:2 है। मतलब अगर मैं विजुअलाइज करूं तो पहले तो विजुअलाइज सही से करें, लाइन कैसे बनेगी भैया, इस तरह की लाइन बनेगी या इस तरह की लाइन बनेगी। तो ए बी लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी, कैसे पता चला, देखिए 2, -6 अगर आप कहीं भी मार्क करते हैं तो 8, 3 के लिए आपका एक्स भी बढ़ेगा और वाई भी बढ़ेगा। 2 से 8 तक आपका एक्स में भी चेंज आएगा और वाई में भी चेंज आएगा। तो अगर करेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं, वैसे तो रैंडम बनाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है, तो करेक्ट विजुअलाइजेशन ज्यादा बेहतर होती है। आगे एक टॉपिक आ रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसमें भी यही बताऊंगा कि करेक्ट विजुअलाइजेशन करो। लिहाजा 2 से लेकर 8 तक और -6 से लेकर 3 तक करेक्ट विजुअलाइजेशन के मुताबिक 2 से 8 तक में एक्स का जो चेंज है वो है 6, और -6 से 3 तक में वाई का जो चेंज है वो है 9। मतलब +9, मतलब 6 राइट जा रहा हूँ और 9 ऊपर जा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली तो इतना नहीं, लेकिन मुझे पता जरूर है कि मुझे राइट भी जाना है, अब भी जाना है। तो ए अगर नीचे है तो बी ऊपर होगा। एक मिनट, A2 की क्लास का टाइम हो गया तो मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, जस्ट अ मिनट।
जी जनाब, बस आखिरी सांसें थोड़ी देर में हम मुकम्मल करते हैं। क्लास एक्सटेंड हो गई ताकि हमारा टॉपिक आज एक साथ वन गो में निमट जाएगा, सवालात करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो x2 है, y -6 है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सवाल पैदा होता है ए अगर आपने नीचे प्लॉट किया तो बी ऊपर हो गया, सही है, क्योंकि राइट बी और अब बी है, कोऑर्डिनेट से आपको अंदाजा हो गया। अच्छा भारत पी आपने लोकेट किया, अब पी ए से करीब होगा या बी से करीब होगा, तो रेशो बता रहे हैं कि एपी एक हिस्सा है और पी भी दो हिस्से, मतलब पी भी ज्यादा दूर, पी जो है बी से दूर है और ए से करीब है, तो मैंने पी को अंदाजन जो है वो ए से करीब मार्क कर लिया, और मैंने रेड से लिख भी दिया है कि एक हिस्सा एपी है और दो हिस्से पी भी, सही है। अब ये वो सवाल है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो रेशो आ सकता है, ऊपर अभी केस 1 में देखा। और केस 2 में क्या है कि रेशो पता है पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब देखिए इसको करने के दो तरीके, एक थोड़ा लंबा एक थोड़ा छोटा है। अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे। आपको रेशो पता है, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, जो कि एक पॉइंट है ऑन द लाइन एबी, द पॉइंट पी लाइज ऑन एबी सच दैट एपी रेशो पीबी इज 1:2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्या करूं, कैसे करूं? तो आपके पास एक मेथड तो भाई ये है कि एपी और पीबी का जो रेशो है वो आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे कि ए से लेकर पी तक चेंज इन एक्स, ए से लेकर पी तक चेंज इन एक्स और पी से लेकर बी तक चेंज इन एक्स को कंपेयर करके 1/2 से इक्वेट कर दोगे, उससे आपके पास पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर ए से पी तक और पी से बी तक वाई कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके 1/2 से इक्वेट कर दोगे, रेशो का मतलब 1 डिवीजन है, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैंने यही किया, एपी अपॉन पीबी, एपी रेशो पीबी का मतलब एपी अपॉन पीबी इज 1/2। अब एपी जो है उसमें एक्स का चेंज क्या है, ए में एपी में मैंने एक्स का चेंज लिया x-2। अच्छा ये जरूरी है, ए से पी जब जा रहे हैं तो मैं पी के एक्स में से ए का एक्स माइनस कर रहा हूँ, तो ये x-2 बन जाता है, x-2। और इसी तरह -6 से y जा रहा हूँ तो y-6 y+6, मतलब ये नहीं कर सकते कि x-2 लेते हैं तो नीचे आप x-2 लें तो नीचे -6 -y ले लें, नहीं। अगर पहले आपने p का x लिया है तो पहले p का y लेंगे, नहीं ये तो हम x कंपेयर करें ना। हाँ p का x पहले ले रहे हैं, तो इसी तरह ए पी में पी वाले में से ए का माइनस कर रहे हैं, तो पी बी के लिए बी वाले एक्स में से पी वाला एक्स माइनस करेंगे, तो मतलब x-2 है तो x-8 मत कर दीजिएगा, 8 - x करना होगा, तो x-2 अपॉन 8 - x एंड इक्वेटेड टू 1/2। ऑर्डर जरूरी है, ए पी में मैंने पी से ए वाला माइनस किया, तो पी बी में बी में से पी वाला माइनस करूंगा, वरना मसला आ जाएगा, वरना वैल्यू गलत आ जाएगी। तो ए पी अपॉन पी बी, तो x-2 अपॉन 8 - x, चेंज इन x निकाला, डिवाइड किया और 1/2 से इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से x आ जाएगा। अच्छा y को देख लेते हैं अब, -6 और y, तो y -6 y+6, चेंज इन y, 3 - y, चेंज इन y, कंपेयर किया, a से p तक चेंज इन y, y -6 y+6 हो गया, b से p तक का किया तो 3 - y हो गया, तो y+6 अपॉन 3 - y, और इसको हमने 1/2 से इक्वेट कर दिया, यहां से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की y-3 आ गई। तो ये थोड़ा लंबा मेथड है जिससे p के कोऑर्डिनेट्स बाहर आ गए, x4 आ गया, y-3 आ गया, 4, -3। एक तरीका तो ये है रेशो के जरिए कोऑर्डिनेट्स निकालने का। एक और तरीका भी है, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है ये भी देख लें। एक और तरीका ये है कि भाई ए से बी तक जो चेंज इन एक्स है उसको नोट कर लें, ए से पी तक चेंज इन एक्स कितना है 6, ए से पी तक चेंज इन एक्स जो है 6 है, सही है। और ए से पी तक हिस्से कितने, ए से बी तक हिस्से कितने, को अर्जेंट कॉल आ रही थी, मैंने इसको काटा है, मैंने कहा मैं गेटिंग बैक टू यू, बस हमारी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल होने वाली है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ ए से बी तक 3 हिस्से हैं, तो अगर मैं ए से बी तक एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज निकाल लूंगा, ए से बी तक चेंज इन एक्स कितना हुआ है 6 हुआ है, तो 3 हिस्से जो है 6 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा 6/3 के। कुछ कहते हैं मेथड 1 सही लगता है, कुछ मेथड 2 सिंपल लगता है, मेथड 2 क्विक है वर्किंग के लिहाज से। तो मैं अगर ए से बी तक चेंज इन एक्स देख लूँ 6 है, उसको 3 से डिवाइड कर दूं, तो 6/3 2 हो गया, एक पार्ट की वैल्यू 2 हो गई, एक पार्ट की वैल्यू 2 हो गई। तो अब ए से लेकर पी तक एक पार्ट है, तो एक पार्ट बढ़ना पड़ेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को 2 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 पे खड़े हुए थे, 2 से बढ़ाएंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा,
2 + 2 4 हो जाएगा। तो मैंने यही किया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ए से बी तक चेंज इन एक्स कितना है 6, और हिस्से कितने 3, 3 पार्ट्स, रेशो का मतलब पार्ट्स, 3 पार्ट 6 के बराबर है। तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा भाई, चेंज इन एक्स अपॉन 3 करा, एक पार्ट की वैल्यू 2 आ गई, 2 पर पार्ट। अब ए से पी तक एक हिस्सा है, तो 2 में एक पार्ट बढ़ा दें। अच्छा, या बी के एक्स कोऑर्डिनेट में दो पार्ट्स की वैल्यू कम कर दें। एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो 2 पार्ट्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 8 में 4 कम कर देंगे तो पी का एक्स 4 आ जाएगा 8 - 4 से। या ए से पी तक एक हिस्से का फासला है तो 2 में एक हिस्सा बढ़ा देंगे तो 4 आ जाएगा। ज्यादा बेहतर जैसी बात है ए से पी जाना है क्योंकि एक हिस्सा है। अच्छा, इसी तरह वाई में देखेंगे तो वाई के चेंज में -6 से 3 तक चेंज इन वाई कितना है 9। तो 3 हिस्से हैं, रेशो के लिहाज से 3 हिस्सों की वैल्यू 9 है, एक हिस्से की वैल्यू हो गई 9/3, 3। एक पार्ट 3 का है, तो अगर ए से पी तक जा रहे हैं तो एक हिस्सा बढ़ेगा, तो -6 में एक हिस्सा बढ़ा दें यानी कि +3, तो -3 हो गया। या फिर बी से पी तक आते तो नीचे आना पड़ता, वाई में कमी आती। सही विजुअलाइजेशन का फायदा क्या है, ए से पी जाने में एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, ये भी देखना पड़ रहा है। एक्स भी बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, तो मैं दोनों बढ़ा रहा हूँ। बी से पी आने में एक्स भी कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है, और एक्स भी कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है। एक्स भी कम हो रहा है लेफ्ट जा रहे हैं और वाई भी कम हो रहा है, तो माइनस कर रहे हैं। तो अगर एक हिस्सा वाई में चेंज में 3 है, 3 पर पार्ट, तो दो पार्ट्स माइनस करेंगे तो 3 - 6 -3 हो जाएगा। तो 3 - 6 करके कर लें, या ये जो -6 मौजूद था इसमें +6 +3 कर लें। तो ए से पी जाना ज्यादा सिंपल है, बहरहाल बी से पी भी आ सकते थे। तो ए बी का फासला नोट कर लें चेंज इन एक्स, और डिवाइड बाय 3 करके एक पार्ट की वैल्यू निकाल लें, चेंज इन वाई नोट करके एक पार्ट की वैल्यू निकाल लें, डिवाइड बाय 3 कर लें, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है, दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं, पूरा सोल्यूशन आ गया भाई। मैं बड़ा मसरूफ हो गया आज, बहुत लंबी खींच दी मैंने क्लास, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की क्लास हो गई। सही है, क्योंकि मैंने कहा निपटाता हूँ, निपटाने के चक्कर में ना खत्म ही नहीं हुई क्लास। भारत अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुकम्मल कर लिया। सही है भाई, समझ आ गई सारी चीजें। चले, किसी पार्ट में कोई मसला कोई दिक्कत परेशानी हो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। एंड मैं आपके 5 रुपए के सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सवाल करें, मसले मसाइल उसमें से देखते रहें, और उसके बाद मजीद मसले मसाइल अगली क्लास में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।